नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 62 प्रेमी के लिए गुलाब खरीदना। कार नजदीकी चौराहे पर पहुंची। हुआ यूं कि हरी बत्ती अभी अभी गुजरी थी और लाल बत्ती को 1.5 मिनट तक इंतजार करना था। बाहर एक छोटी लड़की फूल बेच रही थी। वह आगे से चलकर आती हुई दिख रही थी। हर कार के सामने रुकती, खिड़की पर विनम्रता से दस्तक देती और पूछती, हेलो सर, क्या आपको फूलों की ज़रूरत है? अपने बगल में बैठी अपनी खूबसूरत बहन के लिए गुलाब का एक गुलदस्ता खरीदिए। छोटी लड़की ने धुली हुई और सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके बाल बड़े करीने से कंघी किए हुए थे। उसका चेहरा बड़े करीने से धुला हुआ था और वह अपने हाथों में चमकीले लाल गुलाब पकड़े हुए थी। उसका व्यवहार विनम्र और मुँह मीठा था। राघव मल्होत्रा ने गुलाब की तरफ देखा, फिर पैसे निकाले और कहा, तुम्हारे हाथ में जितने हैं मुझे दे दो। धन्यवाद भाई। भाई और बड़ी बहन बहुत अच्छे दिखते हैं, वे एकदम सही जोड़ी हैं। गुलाब सौंपते समय छोटी लड़की ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने भाई और बहन के लिए एक खुशहाल रिश्ते और 100 साल के सामंजस्य की कामना करती हूँ। छोटी लड़की ने गिनती की और उसके हाथ में ठीक 9 गुलाब थे, जो लंबे समय के लिए एक अच्छा संकेत था। राघव मल्होत्रा ने फूलों के पैसे चुकाए और कार चलती रही। उसने अपना सिर घुमाया और 9 गुलाबों को एक साथ रखा और उन्हें इशिता मल्होत्रा के सामने एक गुच्छा में रखा। माँ बच्चे, आपके लिए एक उपहार। जैसे ही इशिता मल्होत्रा ने गुलाब देखा, उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था, लेकिन उसने राघव मल्होत्रा के हाथ में गुलाब को देखा और अचानक हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। राघव मल्होत्रा ने कुछ संदेह के साथ देखा, अपनी बाहें उठाईं और कहा, इतना खुश? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में चालाकी झलकी। यह एक संयोग है, मैंने आपके लिए एक उपहार भी तैयार किया है। ये कहते हुए वह अचानक पलटी और पीछे से बंधे हुए गुलाबों का गुच्छा निकाला और राघव मल्होत्रा को थमा दिया, जो बता रहा था, ये है। राघव मल्होत्रा ने गुलाब लिया, अपने हाथ में रखे गुलाब को देखा और फिर इशिता मल्होत्रा की बाहों में रखे गुलाब को देखा। गुलाब के दोनों गुलदस्तों की पैकेजिंग बिल्कुल एक जैसी है और यहाँ तक कि रिबन पर लगा धनुष भी एक ही व्यक्ति द्वारा बनाया गया प्रतीत होता है। यह वही है। क्या तुमने भी उस छोटी बच्ची से फूल खरीदे थे? इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब मैं तुम्हें लेने जा रही थी तो दूसरी तरफ लाल बत्ती थी। छोटी लड़की फूल बेचने आई थी, इसलिए मैंने फूल खरीद लिए। मैंने 9 फूल खरीदे और उन्हें एक गुच्छा में बांध दिया। ये तो बहुत संयोग है। राघव मल्होत्रा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्होंने दोनों की बाहों में रखे गुलाबों को देखा और कहा, यह शायद इसे समझना आसान है। इस समय राघव मल्होत्रा के विला में राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा काम पर चले गए और दोनों बच्चे किंडरगार्टन चले गए। डैड सू और मॉम सू घर पर ठीक थे, इसलिए वे अपने बेटे के लिए बड़े घर की सफाई में व्यस्त थे। घर से लेकर आंगन तक बुजुर्ग दंपत्ति ने इसका भरपूर आनंद उठाया। उनके चेहरे पसीने से तर थे, लेकिन उनके मुंह के कोने वाकई मुस्कुराहट से भरे थे। गैराज के दरवाजे पर माँ सू ने कहा, बूढ़े सू, चलो अपने बेटे का गैराज साफ कर दें और अपने बेटे के लिए एक नई कार खरीद लें। बस इसे डाल दो। पापा सू ने सिर हिलाया, ठीक है, जब मेरा बेटा रात को वापस आएगा तो मैं उसे कार खरीदने के बारे में बताऊंगा। मैं कल रात खेलने के लिए बहुत थक गया था, इसलिए जब मैं वापस आया तो मैंने आराम किया। पिताजी सू के पास बात करने का समय नहीं था। वृद्ध दंपति गैराज में आए और सफाई करना चाहते थे, तभी अचानक एक कार वहां आ पहुंची। पापा सू ने जल्दी से मम्मी सू को एक तरफ खींच लिया और जब कार रुकी तो वृद्ध दंपति अभी भी सदमे में देख रहे थे। ये कार बहुत सुंदर है। काले और चांदी ग्रे रंग का बॉडीवर्क बहुत चिकना है और सामने की ओर और मध्य होड का विभाजन ऐसा दिखता है जैसे ये किसी भी समय खड़ा हो सकता है और ऑटोबोट बन सकता है। अभी अभी रुकी कार के इंजन की गर्जना बहुत ही सुखद थी और सामने लगी बड़ी लाल कार का लोगो अपने आप ही सामने के कवर में गिर गया और बूढ़े जोड़े के सामने चमक उठा। कविता मल्होत्रा ने आश्चर्य से पूछा, बूढ़े सू, ये कैसी कार है? मैं तो ठीक से देख नहीं पाए। डैड सू ने आश्चर्यचकित होकर उत्साह से कहा, ये रोल्स रॉयस फैंटम है। नहीं, ये फैंटम से बेहतर दिखती है। यह एक कस्टमाइज्ड वर्जन लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदमी किस उम्र का है, उसे शायद कारों से प्यार है। हालांकि अभी हवा खींचने वाला कार लोगो नीचे कर दिया गया है। डैड सू ने अभी भी इसे देखा है। ये रोल्स रॉयस का लोगो है। माँ सू अपेक्षाकृत शांत थी, लेकिन आश्चर्य से पूछा, क्या रोल्स रॉयस बहुत महंगी नहीं है? यह मेरे बेटे के गैराज में क्यों है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ड्राइवर ने कार पार्क कर दी थी। जब उसने ऊपर देखा और गैराज में वृद्ध दंपति को देखा तो वह दंग रह गया।
नमस्ते, क्या आप दोनों सुपरिवार से हैं? ड्राइवर इशिता मल्होत्रा का है। उसे पता है कि राघव मल्होत्रा चाचा हैं, लेकिन घर अभी अभी राघव मल्होत्रा ने खरीदा है और वह पहली बार यहाँ आया है। वृद्ध दंपति को देखकर उन्हें नहीं लगा कि वे दाई हैं, इसलिए वे उन्हें यूं ही बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए उन्होंने विनम्रता से पूछा। पापा सू ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मैं राघव मल्होत्रा का पापा हूँ। ये कार क्या है? ओह, यह मिस्टर मल्होत्रा की कार है। मैं इसे वापस ले आया हूँ। नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा, क्या मैं आपको इसकी चाबी दे सकता हूँ? पापा सू ने चाबी ली और उसे देखा और तुरंत अधिक आश्वस्त हो गए। क्या ये रोल्स रॉयस नहीं है? ड्राइवर के जाने के बाद मासू ने पापा सू को खींचा, जो कार को जुनूनी नजरों से देख रहे थे। थोड़ा भौहें सिकुड़ते हुए, बूढ़े सू, क्या ये कार विशेष रूप से महंगी नहीं है? डैड सू ने जोर से सिर हिलाया। जरूर, यह एक रोल्स रॉयस है। यह एक फैंटम की तरह दिखता है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये कस्टमाइज्ड हो सकता है या ये फैंटम की दूसरी सीरीज हो सकती है, लेकिन कीमतें निश्चित रूप से बहुत महंगी हैं। सस्ती कारों की कीमत 60 मिलियन से ऊपर है। 60 मिलियन! सू की मां आश्चर्य से चिल्ला उठी। उसने जल्दी से डैड सू की बांह पकड़ी, कार को छूने के लिए उनके हाथ को थपथपाया और सख्ती से कहा, ओल्ड सू, इतनी महंगी कार को मत छुओ। क्या होगा अगर यह टूट गई? पापा सू ने कार की ओर देखा और झिझकते हुए अपना हाथ हटा लिया। मेरी पत्नी सही कहती है, वह अब इतनी महंगी कार चलाने में सक्षम नहीं है। उस आदमी ने अभी अभी कहा कि यह कार हमारे बेटे लाओ सू की है। आपको क्या लगता है आपका बेटा क्या कर रहा होगा? क्या ये किराए की कार हो सकती है? पापा सू ने उत्साह से सिगरेट जलाई, दूर से एक घूंट लिया और कुछ देर सोचा। नहीं, मेरा बेटा इतना घमंडी व्यक्ति नहीं है। उसने इतना महंगा घर खरीदा है, शायद उसने एक कार भी खरीदी हो। कविता मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मेरे बेटे ने अभी अभी ग्रेजुएट किया है। भले ही वह पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रहा हो, उसने बहुत पैसा कमाया हो, लेकिन इतना बड़ा विला खरीदने के बाद भी वह करोड़ों की कार खरीद सकता है। मुझे लगता है कि यह मेरा बेटा ही था जिसने हमें आते देखा था, और अब जब हमारे पास एक बहू और एक बच्चा है, तो मैंने ये कार विशेष रूप से किराए पर ली है। 60 करोड़ की कार! कविता मल्होत्रा ने इतने सालों तक एक साधारण जीवन जिया है, वह वास्तव में इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करती। पिताजी सू भी हिचकिचाए। कविता मल्होत्रा ने कहा, चलो मेरे बेटे को बुलाते हैं और पूछते हैं। इतनी महंगी कार किराए पर लेना निश्चित रूप से सस्ता नहीं है। मेरे बेटे को अन्यायपूर्ण तरीके से पैसा खर्च न करने दें। चलो अपने बेटे के लिए सैकड़ों हजारों डॉलर में एक कार खरीदते हैं। ये कहते हुए सू की मां फोन करने वाली थी और सू के पिता ने जल्दी से सिगरेट बुझा दी और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। भूल जाओ बीवी, अभी फोन मत करना। चलो बेटे के वापस आने का इंतजार करते हैं, रात को पूछेंगे। हो सकता है बेटा इस समय अपनी बहू के साथ हो। चलो फोन करके इस बारे में पूछते हैं। तुम चाहती हो बेटा क्या कहे? सच? मासू ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उलझन में थी, मैंने बाद में पूछा। मैं अपने बेटे को उसकी बहू के सामने अपमानित नहीं होने दे सकती। अध्याय 63 प्रियतम पुरुष के लिए खाना बनाना सीखो। राघव मल्होत्रा किंडरगार्टन में पहले ही आ चुके हैं। समय से पहले फोन आने की वजह से अनन्या और आरव स्कूल के बाद लाइफ टीचर के पास चले गए। जब तक राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा नहीं आ गए, वे बाहर नहीं निकले। बाबा, माँ अनन्या दौड़कर आए, इशिता मल्होत्रा को गले लगाया और बिगड़ेल बच्चे की तरह राघव मल्होत्रा की बाहों में चली गई। नर्म और चिपचिपा चावल पकौड़ी, सुंदर लोग इसे नीचे नहीं रख सकते हैं। ये देखकर कि मामा के हाथ में हुआ है, उसने तुरंत अपना छोटा हाथ बढ़ाया और कहा, मामा हुआ अनन्या को हुआ पसंद है। मामा, क्या आप इसे अनन्या को देंगी? जब इशिता मल्होत्रा ने अपनी बेटी की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत गुलाब को अपने पीछे छिपा लिया। ये पहली बार है जब राघव मल्होत्रा ने उसे फूल दिए हैं। वह उन्हें रखेगी। वापस जाओ और एक अमर फूल बनाओ, और तुम इसे हमेशा के लिए रख सकते हो। इसलिए उसने अपनी बेटी को अस्वीकार कर दिया। नहीं। अनन्या ने मुंह बनाया, थोड़ा खोया हुआ महसूस किया, लेकिन उसने मां से यह पूछना जारी नहीं रखा कि वह क्या चाहती है। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने फिर से राघव मल्होत्रा के हाथ में गुलाब देखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। लेकिन उसकी मां ने उसे अस्वीकार कर दिया था और वह छोटा लड़का और कुछ नहीं बोल सका। उसे डर था कि उसके पिता भी मना कर देंगे, इसलिए वह केवल अपनी बड़ी काली आंखों से उसे देख सकता था। ये देख राघव मल्होत्रा ने तुरंत गुलाब के फूल निकाले और अनन्या को थमा दिए। लो पापा के फूल अनन्या को दे दिए गए। ये देखकर इशिता मल्होत्रा ने उत्साह से अपना मुंह खोला और फिर अपने होठों को थोड़ा सा भींच लिया। ये पहली बार है जब उसने राघव मल्होत्रा को फूल दिए हैं। वह अनन्या को इतनी आसानी से कैसे दे सकता था? इसकी बिल्कुल भी परवाह मत करो।
अनन्या ने खुशी खुशी हुआ लिया, उसे सूंघा और राघव मल्होत्रा के गाल पर चूम लिया। पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। आरव बीच में बैठा था और अनन्या राघव मल्होत्रा की गोद में बैठी थी। दोनों नन्हे बच्चे सिर्फ 3 साल के थे और उनके माता पिता की बाहें ही उनकी सबसे अच्छी सुरक्षा वाली सीटें थीं। कुछ देर तक हाथ में गुलाब लेकर खेलने के बाद उसने सिर घुमाया तो देखा कि उसकी माँ थोड़ी नाखुश लग रही थी। छोटे लड़के ने अजीब तरीके से अपना सिर घुमाया, ये सोचते हुए कि यह उसके माता पिता की ओर से एक गुलाब है और इसे लाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो छोटे लड़के को एक विचार आया और उसने अचानक अपनी माँ के सामने एक गुलाब रखा और प्यार से कहा, माँ यह आपके लिए है। यह वह गुलाब है जो बाबा ने माँ को दिया था। अनन्या वह छोटी कबूतर है जिसने पत्र भेजा था। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और फिर अचानक ही खुश हो गईं। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी बेटी के हाथ में फूल उनके बगल में खड़े राघव मल्होत्रा को देखने से खुद को नहीं रोक पाए। थोड़ी शर्म, थोड़ी खुशी और थोड़ी छुपी मिठास से भरी वे आंखें सचमुच दिलचस्प हैं। ये देखकर राघव मल्होत्रा के मन में तुरंत प्रतिक्रिया हुई। पता चला कि यह छोटी लड़की अभी समूह से ईर्ष्या कर रही थी। वह बहुत प्यारी है। मुझे अपनी बेटी से बहुत जलन हो रही है। हा। राघव मल्होत्रा और अन्य लोग घर पहुंचे। अनन्या और आरव तुरंत अपने दादा दादी के पास भागे। माँ और पिताजी सू गैराज में खड़ी कॉस रॉयस को लेकर चिंतित थे, लेकिन जब उन्होंने 2 छोटे बच्चों की आवाज़ें सुनी तो उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आ गई। जब राघव मल्होत्रा और अन्य लोग वापस आए तो उन्होंने सब्जियां खरीदी और आज रात के लिए खुद खाना बनाने की तैयारी की। इशिता मल्होत्रा ने अपने हाथ धोए और मदद के लिए अंदर आईं। अनन्या आरव के साथ खेलते हुए कविता मल्होत्रा ने गर्दन आगे करके किचन की तरफ देखा। अंत में उसने बस अपने हाथ में चीजें रख दी और पिताजी सू से कहा, बूढ़े सू, मुझे बेहतर होगा कि मैं रसोई में जाऊं, देखूं कि चैन हमारे घर में कैसे खाना बना सकते हैं। मुझे बेहतर होगा कि मैं जाऊं। पापा सू ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अगर बच्चा करना चाहता है तो उसे करने दो, तुम बैठकर खाने का इंतजार क्यों नहीं करती? किसने कहा कि खाना बनाना वाकई झंझट भरा काम है? अगर कोई कर सकता है, तुम्हारे लिए खाओ, तुम खुश रहो चाहे इसका स्वाद अच्छा हो या बुरा। कविता मल्होत्रा ने खुश होकर कहा, मैंने कोई शिकायत नहीं की। वैसे भी मैं अपने बेटे और बहू को खाना बनाने कैसे दे सकती हूँ? चलो मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, पिताजी सू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर आंख मारी और रसोई की ओर कहा, युवा जोड़ा रसोई में व्यस्त है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, बूढ़ी औरत? कविता मल्होत्रा को अचानक समझ आ गया, रसोई भी रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक अच्छी जगह है और मेरे बेटे के लिए खुद से ज्यादा खाना बनाने की कोशिश करना अच्छा है। मेरे और डैड सू के लिए यहाँ रहना और हर समय उनके साथ रहना असंभव है। जब वे चले जाते हैं तो बेटे के 4 लोगों के परिवार को अभी भी खाना पकाने की समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो माँ सू मुस्कुराए और रसोई की चिंता करना छोड़ दिया और अनन्या आरव के साथ कार्टून देखने पर ध्यान केंद्रित किया। समूह बातचीत से मोहित हो गया। वह सिर्फ अपने दादा दादी और अपने दादा दादी के बीच बातचीत सुन रही थी। उसने धीमे से जवाब देते हुए उनका हाथ थाम लिया और कहा, दादी चिंता मत करो, मेरे बाबा का खाना बहुत स्वादिष्ट है। कविता मल्होत्रा ने मुस्कुराकर बड़ी पोती के गोल सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसने दिल में इस वाक्य को गंभीरता से नहीं लिया। अनन्या अपने पिता की नंबर 1 प्रशंसक हैं। ऐसा अनुमान है कि राघव मल्होत्रा जो भी बनाते हैं वह हमेशा यही कहती हैं कि यह स्वादिष्ट है। छोटा लड़का मीठा और देखभाल करने वाला है। किचन में राघव मल्होत्रा सब्जियां काट रहे थे, हाथ में चाकू लिए हुए उन्हें ऊपर नीचे कर रहे थे। हर कटा हुआ आलू एक ही मोटाई का लग रहा था। इशिता मल्होत्रा बगल में सब्जी धो रही थी। बीच बीच में राघव मल्होत्रा को देखकर उसे और भी ज्यादा लग रहा था कि ये आदमी सबसे अच्छा है। पापा, आपकी कारीगरी वाकई बहुत बढ़िया है और चाकू चलाने का हुनर भी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि आपने भी यही सीखा है। इशिता मल्होत्रा ने शेखी बघारी। राघव मल्होत्रा उन्होंने कभी खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन सिस्टम द्वारा पुरस्कृत जादुई खाना पकाने के कौशल उनके द्वारा सीखे गए कौशल से अधिक शक्तिशाली हैं। क्या आपको ये पसंद आया? क्या आप सीखना चाहते हैं? अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको मुफ्त में सिखा सकता हूँ। अतीत में इशिता मल्होत्रा की रुचि केवल पैसा कमाने में थी, लेकिन उन्होंने कभी खाना पकाने के बारे में नहीं सोचा था। वह जो भी खाना खाती है वह मिशेलिन शेफ द्वारा तैयार किया जाता है और सामग्री हवा से लाई गई सबसे ताज़ी होती है। शेफ की शिल्पकला का तो कहना ही क्या, और वह भूख की ज़्यादा परवाह नहीं करती। लेकिन अब राघव मल्होत्रा से शादी करने के बाद इशिता मल्होत्रा को लगता है कि उनकी मानसिकता बदल गई है। पहले तो यह उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था, लेकिन अब यह दूसरे स्थान पर आ गया है। अपने परिवार के साथ रहना, सटीक रूप से कहें तो राघव मल्होत्रा और अनन्या आरव के साथ घुलना मिलना उसके दिल में सबसे महत्वपूर्ण बात बन गई है।
जहां तक खाना पकाने की बात है तो उसने पहले टमाटर के साथ एक तले हुए अंडे बनाए और फिर उसे अच्छी तरह पकाने की कसम खाए। वैसे तो राघव मल्होत्रा का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन वह राघव मल्होत्रा के लिए भी कुछ करना चाहती है। राघव मल्होत्रा के पास अब चौफान ग्रुप और राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में 2 नौकरियां हैं और रात में पढ़ाई में व्यस्त रहती हैं। अगर भविष्य में वह काम में व्यस्त हो गई तो खाना बनाने का समय कहाँ है। अगर वह राघव मल्होत्रा का हुनर सीख ले तो वह घर पर गर्म खाना बना सकती है और उसके घर आने का इंतजार कर सकती है। ये सोचकर कि वह वापस आ गई है और उसने छोटे से किराए के घर में गर्म पीली रोशनी और राघव मल्होत्रा द्वारा तैयार गर्म भोजन की मेज देखी है, उसे उस पल बेहद खुशी हुई। वह चाहती थी कि राघव मल्होत्रा भी उस खुशी को महसूस करे। जब इशिता मल्होत्रा ने इस बारे में सोचा तो वह चौंक गईं। जब वह राघव मल्होत्रा से मिली तो उनके मन में सचमुच हाथ धोने और उनके लिए सूप बनाने का विचार आया। यह अद्भुत था। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर उठाया और चमकती आंखों से सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे सिखाए, मैं बहुत होशियार हूँ और चीजें बहुत तेजी से सीखती हूँ। यह उसकी शिक ही नहीं है, वह बचपन से ही होशियार लड़की थी, अन्यथा इस उम्र में पूरे असाधारण समूह पर कब्जा करना असंभव होता। अध्याय 64 राघव मल्होत्रा, कल पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। राघव मल्होत्रा को उसकी बात पर मजा आया और उसने चाकू रखने वाले से एक पतला सा चाकू निकालकर उसे थमा दिया। ठीक है पर सब्जी काटने के लिए 1-2 दिन नहीं होते। माँ, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, बाद में ध्यान रखना। मुंह पर थप्पड़ मारना शर्मनाक है। इशिता मल्होत्रा ने अभी काफी समय से राघव मल्होत्रा का कट देखा है और उन्हें लगता है कि यह बहुत सरल और आसान है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं होता कि इस मामले में इतनी मुश्किल क्या है। नहीं, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मैं कितनी होशियार हूँ। इशिता मल्होत्रा ने आत्मविश्वास से चाकू लिया और राघव मल्होत्रा के पास खड़ी हो गई। वह मूल रूप से गोरी और लंबी टांगों वाली खूबसूरत महिला थी और उसकी लंबाई 1.7 मीटर थी, लेकिन राघव मल्होत्रा के लंबे कद के सामने वह खूबसूरत और प्यारी लगती थी। दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े थे। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और श्री मल्होत्रा की पढ़ाई को देखा। उसके साफ चेहरे की विशेषताओं में गंभीरता दिख रही थी। जाने इशिता मल्होत्रा ने ली शपथ। ये कहते हुए उसने एक आलू उठाया, उसे धीरे से उछाला, उसे अच्छी तरह पकड़ा और आत्मविश्वास के साथ अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहले टुकड़े करने के लिए इशिता मल्होत्रा को उम्मीद नहीं थी कि पहला चाकू चीजों को मुश्किल बना देगा। तुम इसे इतना मोटा क्यों काटते हो, इसे पतला होना चाहिए। अगर यह पतला होगा तो यह एक टुकड़ा नहीं होगा। इशिता मल्होत्रा धीरे धीरे अपने दिल में बेचैन होने लगी। राघव मल्होत्रा पहले तो हंसना चाहते थे, लेकिन इसे देखने के बाद वह फिर से चिंतित हो गईं। जब वह लगभग अपना हाथ खरोंचने ही वाली थी, तभी राघव मल्होत्रा ने तुरंत चाकू उसके हाथ में ले लिया। इशिता मल्होत्रा हैरान दिखीं, उनकी थोड़ी सी बड़ी हो चुकी खुबानी आंखें एक भयभीत खरगोश की तरह थीं। राघव मल्होत्रा ने उसकी पीठ हल्के से थपथपाई और बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर यह मुझे मिल गया तो मैं क्या करूंगा। तुम्हारे चाकू की मुद्रा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाएं हाथ की मुद्रा गलत है। यहाँ आओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा। राघव मल्होत्रा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, पीछे से उसके हाथों को उसके चारों ओर लपेट लिया और उसे सही मुद्रा सिखाए। दोनों के शरीर लगभग एक दूसरे से सटे हुए थे। इशिता मल्होत्रा की पीठ थोड़ी अकड़ गई थी और उसका शरीर बेकाबू हो गया था। उसके पूरे शरीर से खून उसके दिल की ओर दौड़ रहा था, जिससे उसका दिल ड्रम की तरह धड़क रहा था और उसके शरीर की इंद्रियां अचानक बड़ी और संवेदनशील हो गई थीं। पीठ पर इकट्ठा हो गई। वह राघव मल्होत्रा की मजबूत छाती, स्थिर और शक्तिशाली दिल की धड़कन और उसकी थोड़ी उभरी हुई छाती की मांसपेशियों को महसूस करने में सक्षम लग रही थी। डोंग डोंग डोंग, ये सचमुच मर रहा है। राघव मल्होत्रा ने बोलना समाप्त किया तो उसने पाया कि उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी उंगलियां अकड़ गई थीं। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, उसके चेहरे के पास टूटे बालों पर अपने गालों को रगड़ा और कहा, मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। तुम किस बात से घबरा रही हो। ये तो बस आलू काटने की बात है, इस पर बात करते हैं, रसोई में हम 2 ही हैं। अगर तुम ठीक से नहीं काटोगी तो मैं तुम पर नहीं हंसूंगा। उन्होंने कहा कि वे मजाक नहीं कर सकते, लेकिन उनके मुंह के कोने बहुत ऊंचे थे और उनकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। इशिता मल्होत्रा इस माहौल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह शर्मिंदा और परेशान थी। उसने बस चाकू नीचे रख दिया, थोड़ा नीचे झुकी और राघव मल्होत्रा की बाहों से पीछे हट गई। हाथों के बीच खाली। राघव मल्होत्रा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुड़कर उनकी ओर देखने लगे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें उसे देखने की हिम्मत कर रही थीं। सब्जी काटो तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है। राघव मल्होत्रा को जब उन दोनों की मुद्रा याद आई तो वह और भी ज्यादा हंसे बिना नहीं रह सके।
ये छोटी लड़की जीवन में बहुत शर्मीली है, वह बहुत प्यारी है। उसे मुस्कुराते देख इशिता मल्होत्रा को और अधिक शर्म महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और बर्तन धोना जारी रखा। मैं नहीं सीखूंगी। राघव मल्होत्रा ने खुश होकर कहा, यह हार मान लेना है। अभी किसने कहा कि वह होशियार है? अच्छा, खाना बनाने में आपको होशियार होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति खाना बना सकता है। इशिता मल्होत्रा की दलील। उसे स्वयं भी ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके शब्द असहनीय हैं और उसके मुंह के कोने पर एक धूर्त मुस्कान है। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है अब से मैं घर पर ही खाना बनाऊंगा। अरे बड़े आदमी, थक जाओ तो थक जाओ, वैसे भी नहीं मरोगे। उसने यह बात जानबूझकर कही और चुपके से इशिता मल्होत्रा की प्रतिक्रिया देखता रहा। इशिता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो वह चिंतित हो गई और तुरंत सिर घुमाकर बोली, मैं आपको थकाऊंगी नहीं। घर पर शेफ है, आप बाहर जाकर खाना खा सकते हैं। भविष्य में मैं भी आपके साथ खाना बनाना सीखूंगी और आपकी मदद करूंगी। आप शेयर करें। उसने गंभीर चेहरे के साथ यह कहा, जैसे वह राघव मल्होत्रा से कोई वादा कर रही हो। राघव मल्होत्रा ने अपनी मुस्कान को रोका, पास जाकर उसकी प्यारी और छोटी नाक को धीरे से पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, पगली, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे और बच्चों के लिए खाना बनाना इतना थका देने वाला क्यों है? मैं खुश हूँ। ये शब्द इशिता मल्होत्रा के दिल में शहद की तरह घुल गए। उसने अपने गुलाबी होठों को भींच लिया, लेकिन अपने मुंह के कोनों पर मुस्कान को रोक नहीं पाए। उसके दिल की मिठास बाहर आने ही वाली थी। धोने और पकाने का काम जारी रखते हुए इशिता मल्होत्रा ने धुली हुई सब्जियां खाना पकाने की मेज पर रख दी। राघव मल्होत्रा की ओर मुड़ी और बोली, हो सकता है कि मैं कल रात के खाने के लिए वापस ना आऊं। क्या आप बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? राघव मल्होत्रा ने सब्जियां काटते हुए पूछा। नहीं, इशिता मल्होत्रा ने झिझकते हुए अपने होंठ भींचे। कल रात बिजनेस सर्किल में एक पार्टी है, मुझे जाना है। ठीक है, तो मैं अनन्या आरव को ले जाऊंगा। संयोग से मेरे माता पिता वहां हैं। हम तीनों को 2 छोटे बच्चों को लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखकर कि राघव मल्होत्रा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इशिता मल्होत्रा को थोड़ी घबराहट हुई। उसने गहरी सांस ली और कहा, पापा। अच्छा। राघव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा। कल पार्टी में तुम अपने साथी को भी साथ ले आओ। सब अपने साथी को साथ लेकर आएंगे और मैं किसी और को साथ लाना उचित नहीं है। तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? एक सांस में अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने घबराई हुई नजरों से राघव मल्होत्रा की ओर देखा। क्या वह सहमत होंगे? क्या तुम उसके साथ जा रहे हो? वह इस अवसर पर राघव मल्होत्रा को सभी से परिचित कराना चाहती थी। सबको बता दें कि इशिता मल्होत्रा का पहले से ही एक मास्टर है। उसके बारे में कल्पना करना बंद करो। और बिजनेस सर्कल में बहुत सारे लोग हैं। अगर वह उसके साथ जाने को तैयार है तो यह उनके रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के बराबर है। जब राघव मल्होत्रा ने यह सुना तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जरूर। कल रात फिर मैं काम से छुट्टी मिलने के बाद तुम्हारे साथ चलूंगा। इशिता मल्होत्रा की उत्साहित आंखें तुरंत चमक उठी। उन्होंने जोर से सिर हिलाया। ठीक है अरे, उसने वादा किया था। तो कल दोनों के बीच का रिश्ता सार्वजनिक हो सकता है। इसके अलावा जब समय आएगा 4 लोगों का परिवार जाएगा और फिर पहनेंगे इशिता मल्होत्रा खुद को कल्पना करने से नहीं रोक सकी। ये सोचकर वह पागलों की तरह हंसने लगी। इतना सुंदर। जब राघव मल्होत्रा ने देखा कि वह सब्जियां सफलतापूर्वक धो पा रही है तो वह अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अध्याय 65। सू के माँ बाप हैरान हैं। बेटा, तुम हमारा गौरव हो। लगभग 1 घंटे में डिनर तैयार हो गया। 4 वयस्कों और 2 बच्चों के साथ राघव मल्होत्रा ने 5 व्यंजन और एक सूप पकाया। गर्म और खट्टे कटे आलू, ब्रेज्ड पोर्क रिब्स, सेवई, लहसुन से 2 बार पकाया गया पोर्क, पाइन नट्स और मकई, और सूप के लिए वेस्ट लेग बीफ सूप। कविता मल्होत्रा खाने की मेज पर आई और सुगंध के कारण निगलने से खुद को रोक नहीं सकी। अनन्या आरव को इसकी आदत है, लेकिन सू के पिता और सू की मां आश्चर्य में अपना मुंह बंद करने से खुद को रोक नहीं पाते। कविता मल्होत्रा ने चौंक कर पूछा, बेटा, ये सब तुमने किया? हाँ। राघव मल्होत्रा ने अपना एप्रन उतार दिया और इशिता मल्होत्रा ने उसे उठाकर वापस किचन में रख दिया। पिताजी सू ने भी आश्चर्य से पूछा, बेटा, तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कब सीखा? हालांकि यह व्यंजन अभी तक नहीं चखा है, लेकिन ये स्वादिष्ट लग रहा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और रंग भी सुंदर है। इशिता मल्होत्रा ने कटोरे और चॉपस्टिक्स लेकर चावल बाहर रख दिए और सभी लोग मेज पर बैठ गए। कविता मल्होत्रा खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तो फिर शुरू करते हैं। मैं खुद को इसे आजमाने से रोक नहीं सकती। ये पहली बार है जब मैंने अपने बेटे के हाथ का बना खाना खाया है। उसने चॉपस्टिक की एक जोड़ी ली और कटे हुए आलू अपने मुंह में डाले। यह मीठा और खट्टा था।
आलू की तीखापन बहुत बढ़िया था और हर एक कुरकुरा और कुरकुरा था। बस इस एक काटने से स्वाद कलिकाएं खुशी से नाचने से खुद को रोक नहीं पाईं। ये बहुत स्वादिष्ट है। आओ लाओ सू, हमारे बेटे की शिल्पकला अद्भुत है। डैड सू ने डबल कुक पोर्क का एक टुकड़ा उगाया है जिसे वह खाना पसंद करते हैं। सबसे अच्छा 3 पंक्ति वाला पोर्क बिल्कुल भी चिकना नहीं होता है। दुबला मांस ताज़ा और कोमल होता है और ताज़ा लहसुन की सुगंध के साथ ये बस स्वादिष्ट होता है। पापा सू अपने बेटे को अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। बेटा, इस बार तुमने जो पॉट मीट बनाया है वह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी माँ के बनाए मीट से तुलना करें तो यह उससे भी बेहतर है। पिताजी की बात पूरी होने से पहले ही उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी पत्नी उनके साथ हैं और उन्होंने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए। उन सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन वे सभी स्वादिष्ट हैं। हाँ हाँ। राघव मल्होत्रा की अचानक जीवित रहने की इच्छा ने राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दोनों को हंसा दिया। उधर अनन्या और आरव पसलियां चबा रहे थे और चिकने मुंह से बोल रहे थे, दादाजी दादी, मैंने अभी कहा था मेरे बाबा का खाना बहुत स्वादिष्ट है। टिल्ड खैर, ये स्वादिष्ट है, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। कविता मल्होत्रा ने खुशी खुशी 2 बड़े कटोरे खाए। वह आमतौर पर सप्ताह के दिनों में रात के खाने के लिए एक छोटा कटोरा खाती है। उसने वर्षों से एक आदत विकसित की है, लेकिन आज के बेटे का खाना वास्तव में अच्छा है। खाते हुए वह अपनी भूख को बढ़ाए बिना नहीं रह सकी। खाने के बाद इशिता मल्होत्रा को बर्तन धोने का काम सौंपा गया और सू के पिता और सू की मां ने राघव मल्होत्रा को अकेले कमरे में बुलाने का मौका ढूंढ लिया। बेटा, पिछले कुछ सालों से जब तुम कॉलेज से बाहर पढ़ने जाते थे तो क्या होता था? तुम इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाते थे कि वह तुम्हारे पापा और मैं बाहर बड़े रेस्टोरेंट में जो खाते थे उससे भी बेहतर होता था। कविता मल्होत्रा ने बेली को छूते हुए पूछा। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, क्या बात है माँ, आपका बेटा बहुत होशियार है और खुद से ही सीखा है। सू की माँ ने उसे गुस्से से देखा। उसका मुंह खुशी से खिल उठा। बदबूदार लड़के, तू शील के बारे में कुछ नहीं जानता। पिताजी सू ने कहा, हमारे बेटे की शिल्पकला बहुत अच्छी है। बेटा, ज्यादा विनम्र मत बनो, तुम्हारा खाना सचमुच 5 सितारा शेफ से भी बेहतर है। माँ सू ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अब जब तुम्हारा अपना छोटा परिवार है और तुम अभी भी इस तरह खाना बनाना जानते हो तो तुम्हारे पिताजी और मैं निश्चिंत हो सकते हैं। टिल्ड, मुझे चिंता थी कि जब मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा परिवार समाचार में ये कहना चाहेगा, वे युवा लोग हर दिन टेकआउट खाते हैं और हम अभी भी तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। टिल्ड, चिंता मत करो माँ, बिंगक्सू और मैं हर समय बाहर का खाना नहीं खाएंगे। अनन्या, आरव अभी छोटा है, इसलिए हमें खुद की परवाह किए बिना अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। टिल्ड, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। कविता मल्होत्रा ने जब अपने बेटे की बातें सुनी तो राहत भरी सांस लेते हुए उसका हाथ थाम लिया। चेन चेन, अब तुम वाकई बड़े हो गए हो। तुम्हें इस तरह देखकर माँ बहुत खुश हैं। सू की माँ की आंखें लाल थीं। उसने अपना हाथ उठाया और पोंछा। आज अपने बेटे को बुलाने के काम के बारे में सोचते हुए उसने अपने बगल में बैठे सू के पिता की ओर देखा। बूढ़े सू, कार की चाबियां निकालो। राघव मल्होत्रा ने अपने माता पिता को संदेह भरी नजरों से देखा। पापा सू ने रोल्स रॉयस कार की चाबी निकाली और राघव मल्होत्रा को थमा दी। बेटा, आज तुम घर पर नहीं हो। तुम्हारी माँ और मैं गैराज साफ कर रहे थे, तभी कोई कार लेकर आया और उसने हमसे चाबी देने को कहा। दे दो। हाँ, मैंने किसी से कार वापस चलाने को कहा था। राघव मल्होत्रा ने कार ले ली। सू के पिता और सू की माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा और सू की माँ ने सोच समझकर कहा, बेटा, मेरे माता पिता जानते हैं कि तुम अब साथ साथ अच्छा कर रहे हो। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है और तुम्हारे पिता और मुझे निश्चित रूप से तुम्हारे भविष्य के जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन तुमने इसे झोंगहाई में खरीदा है। इतना बड़ा घर और इतना पैसा खर्च करने के बाद हाथ में कोई पैसा नहीं बचा होगा। ये कहते हुए उसने डैड सू को धीरे से धक्का दिया और डैड सू ने तुरंत बैंक कार्ड निकाल लिया। कविता मल्होत्रा ने कार्ड राघव मल्होत्रा को थमाते हुए कहा, बेटा, ये थोड़े पैसे हैं जो तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखे हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है, बस कुछ 100,000। शुरू में मैं इसे तुम्हारे और तुम्हारी बहू के लिए डाउन पेमेंट देने के लिए लाना चाहती थी। अभी भी बच्चे हैं जिनके पास घर है, लेकिन अब जब तुमने घर सुरक्षित कर लिया है तो तुम्हारे पापा और मैंने सोचा इस पैसे से तुम्हारे लिए एक कार खरीदना सही रहेगा ताकि तुम बच्चों को लाने और ले जाने के लिए गाड़ी खरीद सको। माँ, इसकी जरूरत नहीं है। राघव मल्होत्रा ने बैंक कार्ड को दूर धकेल दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। ये वो पैसे हैं जो तुम दोनों ने अपनी आधी जिंदगी में बचाए हैं। तुम फूल खुद ही रखते हो। अब जब तुम्हारा बेटा अच्छी जिंदगी जी रहा है तो तुम्हें आमतौर पर इतना बचत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाना पीना चाहिए और तुम्हारी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए ताकि तुम्हारा बेटा बाहर जाने के लिए निश्चिंत हो सके।
मासू ने अपना सिर हिलाया। बेटा, ये कार्ड ले लो। मुझे पता है कि पुरुषों का चेहरा अच्छा होता है, हालांकि पैसा ज़्यादा नहीं है। आप गराज में एक जैसी लग्जरी कार नहीं खरीद सकते, लेकिन एक साधारण स्कूटर खरीदने में कोई समस्या नहीं है। आप अपने माता पिता की बात सुनते हैं। पैसे का इस्तेमाल एक बेहतर कार खरीदने के लिए करें और फिर से कार किराए पर न लें। कार किराए पर लें। राघव मल्होत्रा थोड़ा हैरान थे। कविता मल्होत्रा ने कहा, हाँ, आजकल मैं देखती हूँ कि हम कुछ समय के लिए नैनी कार लेते हैं और कुछ समय के लिए दूसरी कार, और अब गराज में एक महंगी कार है। हम जानते हैं कि इसे आप गुप्त रूप से किराए पर लेते होंगे। इतनी महंगी कार किराए पर लेना सस्ता नहीं है। चेन, आप अब परिवार के मुखिया हैं और पैसे चाकू की धार पर खर्च होंगे। ये कार। माँ, मम्मी, राघव मल्होत्रा ने अनिच्छा से अपनी माँ की बात को योजना बनाकर कहा। पिताजी सू, जो बगल में थे, ने जल्दी से कहा, चेन, मैं भी तुम्हारी माँ की तरह ही सोचता हूँ। हम जानते हैं कि तुम अब सक्षम हो, लेकिन आखिरकार तुमने अभी अभी स्नातक किया है और तुम्हारा करियर अभी शुरू हुआ है। अगर तुम्हें कार चाहिए तो पहले उस पैसे से खरीद लेते हैं। तुम्हारे पैसे कमाने का इंतजार करो और फिर कार बदल दो। पापा, मम्मी, राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आपको किसने बताया कि मैंने कार किराए पर ली है? गराज में जो कार है वह मूल रूप से मेरी थी। मैं आज गाड़ी चलाकर बाहर गया था और जब मैं वापस आया तो बिंगक्सू ने मुझे उठा लिया। मैं उसे ले जाने दूंगा। ड्राइवर बस गाड़ी चलाकर वापस आ रहा है, किराए की गाड़ी नहीं है। तुम्हारा अपना। सू के पिता और सू की मां ने निराशा से एक दूसरे को देखा। पिताजी सू को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, बेटा, मुझे और तुम्हारी मां को आश्वस्त करने के लिए हमसे झूठ मत बोलो। वह कार एक रोल्स रॉयस है। सबसे सस्ती कीमत 6 मिलियन से अधिक है और वह कार दिखती है। यह मूल पैसा नहीं है, ये करोड़ों में नहीं हो सकता है। इसे खरीदने के लिए आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्या मैंने आपको नहीं बताया? मेरे बेटे ने पिछले कुछ सालों में कॉलेज में बहुत पैसा कमाया है। मैंने इतना महंगा घर खरीदा है और मैं एक कार भी नहीं खरीद सकता, राघव मल्होत्रा ने कहा। सू के पिता और सू की मां ने इसके बारे में सोचा और यह वास्तव में सच है। मां सू ने पूछा, बेटा, क्या तुमने सचमुच ये कार खरीदी है? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, ये सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता हूँ। किराए की कार के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस आपका अपना होता है। कार मार्केट ड्राइविंग लाइसेंस कार का रजिस्ट्रेशन होता है। हर कार का फ्रेम नंबर अलग होता है। राघव मल्होत्रा ने अपने बटुए से ड्राइविंग लाइसेंस निकाला और दूसरे बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। सू के पिता और मां जब ये सब देखकर हैरान रह गए। डैड, सू ने आश्चर्य से कहा, बेटा, तुम बहुत होनहार हो। हाँ, डैड ने अपने जीवन में कभी गाड़ी नहीं चलाई। उन्होंने कभी इतनी अच्छी कार नहीं चलाई। तुमने वास्तव में एक रोल्स रॉयस खरीदी है। मेरा बेटा कमाल का है। अध्याय 66। आज की रात थोड़ी अलग है। सू की मां को पता चला कि उसके बेटे ने कार खरीदी है और उसे राहत महसूस हुई। उसने तुरंत अपने बेटे को खुशी से गले लगाया और कहा, चेन, अब तुम वाकई कमाल हो गए हो। तुम्हारे पापा और मुझे तुम पर गर्व है। बूढ़ा दंपति कुछ देर तक खुश रहा। तभी अचानक डैड सू ने पूछा, बेटा, तुम्हारी कार कौन सी मॉडल की है? मुझे क्यों नहीं मिली? कितने की? राघव मल्होत्रा ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद एक साधारण काल्पनिक कीमत बताने का फैसला किया। मेरे माता पिता इतने डरे हुए थे कि जब उन्होंने रोल्स रॉयस का लोगो देखा तो उसे मनाने के लिए अंदर खींच लिया। अगर उन्हें पता होता कि कार की कीमत 170 मिलियन है तो वे बेहोश हो जाते और शायद उन्हें लगता कि वह कुछ अवैध काम कर रहा है। ये काला धन है। माता पिता ऐसे ही होते हैं। अगर आप एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रहते तो उन्हें चिंता होती है कि आप अच्छी तरह से नहीं रह पाएंगे, और अगर आप एक दूसरे के साथ ठीक से रहते हैं तो उन्हें इस बात की भी चिंता होती है कि आप जो कर रहे हैं वह अवैध और अनियमित है। यह एक प्रेत है। ये सिर्फ एक अनुकूलित संस्करण है। मैंने इसे स्वयं अनुकूलित किया है, इसलिए आप इसे इंटरनेट पर नहीं पा सकते हैं। पिताजी, कीमत सामान्य से थोड़ी अधिक महंगी है और यह 7 मिलियन युआन की तरह दिखती है। मैंने इसे पूरा खरीदा है, कोई ऋण नहीं, इसकी चिंता मत करो। सू के पिता और सू की मां ने कीमत सुनकर एक और सांस ली, लेकिन ये सोचकर कि उनका बेटा इतना बड़ा घर खरीद सकता है और इतनी अच्छी कार चला सकता है, वे वास्तव में अपने बेटे के लिए खुश और गर्वित थे। चेन, मां को अब ये भी नहीं पता कि क्या कहना है। मेरा बेटा इतना शक्तिशाली क्यों है? मां रात में एक सपने से हंसते हुए जाग जाएगी। पापा सू ने राघव मल्होत्रा के कंधे पर थपथपाया। उनकी आंखें लाल थीं। बेटा, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी और अच्छा भविष्य है और घर, कार और शादी की बड़ी समस्याएं हल हो गई हैं। तुम्हारी माँ और मुझे वास्तव में चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ और मैं बहुत खुश हैं।
हाँ बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता और मुझे कई जन्मों में तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी, बुद्धिमान और योग्य बेटा पाने का सौभाग्य मिला है। राघव मल्होत्रा ने अपने माता पिता को देखा और उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। माता पिता का गौरव बनने में सक्षम होने के कारण वह एक बेटे के रूप में भी खुश है। ठीक है माँ और पिताजी, अब आपके कार्ड वापस ले सकते हैं। मेरे बेटे को आपके जीवन के पैसे का आधा हिस्सा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? आप इसे अपने पास रखें और अधिक खर्च करें। मेरे बेटे से इसके लिए पूछना पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि मैं आपको पॉकेट मनी के पैसे दूं। कविता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बदमाश बेटा, तुम्हारे पापा और मैं स्वस्थ हैं। अगर हमें तुमसे पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, तो माता पिता इसे अपने पास रख लेंगे। जब तुम और तुम्हारी बहू की शादी होगी तो हम दहेज में सिर्फ एक ही लेंगे। पिताजी सू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, अब तुम ठीक हो और तुमने और तुम्हारी बहू ने प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है। अब शादी के बारे में सोचने का समय आ गया है। शादी। राघव मल्होत्रा ने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था। वह कभी इशिता मल्होत्रा के माता पिता से नहीं मिले। चाओफान समूह के अध्यक्ष और उनकी पत्नी को नहीं पता कि वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रह पाएंगे या नहीं। लेकिन ससुर और सास का रवैया चाहे जो भी हो, वह उन्हें इशिता मल्होत्रा के साथ अपनी शादी के लिए राजी कर लेगा। जब सू के पिता और सू की मां घर पर होते थे तो उसे समूह के साथ खेलना अच्छा लगता था। एक तरफ वह अपने पोते पोतियों से प्यार करता था, दूसरी तरफ मैं राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को अकेले रहने का थोड़ा और मौका देना चाहता था। इसलिए खाना खाने और बर्तन धोने के बाद बूढ़े कपल ने उन्हें अकेले कमरे में वापस जाने दिया और फिर अनन्या आरव के साथ बच्चे को सुलाने के लिए अपने बेडरूम में वापस चले गए। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो सिर्फ 8 बजे थे और इशिता मल्होत्रा के पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वे बेडरूम में पहुंचे तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और मास्टर बेडरूम अचानक से गर्म हो गया। राघव मल्होत्रा ने सिर खुजलाया, क्या तुम नहाने जा रही हो? इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और उनके गाल थोड़े लाल हो गए और उन्होंने कहा, आप पहले इसे धो लें, मैं बाद में धो दूंगी। जरूर, तो मैं पहले जाऊंगा, राघव मल्होत्रा ने लापरवाही से कहा। इशिता मल्होत्रा ने उन्हें बाथरूम में प्रवेश करते देखा, हवा को हल्का करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। उनके बाएं हाथ का पिछला हिस्सा उनके गाल को छू रहा था। तापमान बहुत अधिक गर्म था। आप राघव मल्होत्रा को कैसे हरा सकते हैं? वे शादी के पहले दिन से ही एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन इतने दिनों के बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इशिता मल्होत्रा ने फिर से अपना मोबाइल फोन निकाला, मीरा गुप्ता द्वारा भेजा गया उपन्यास खोला और उसमें प्रेसिडेंट गाओलिंग रीड्स एवरी नाइट का उपन्यास पाया और उसे खोला। नाम देखकर ही वह शर्मा गई। दूसरे पक्ष को कैसे पटखनी दी जाए, इस बारे में भी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, है न? इशिता मल्होत्रा तो मोहित हो गईं, लेकिन राघव मल्होत्रा को पता ही नहीं चला कि वह कब बाहर आ गए। बिंगक्सू, बिंगक्सू, राघव मल्होत्रा ने अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाया। इशिता मल्होत्रा ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से अपना सेल फोन बाहर फेंक दिया। उसके गाल लाल हो गए थे और उसने घबराहट में अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। तुम बाहर कैसे आए? राघव मल्होत्रा ने अपने गीले बाल पोंछे और बेवजह मुस्कुराया, मैं नहाकर बाहर आया हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें कई बार बुलाया है। इशिता मल्होत्रा ने जल्दी से फोन वापस लिया और अभी का कार्यक्रम समझकर जल्दी से अपना पजामा उठाया और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। कमरे में केवल एक ही शब्द रह गया था, मैं नहाने जा रहा हूँ। बाथरूम में प्रवेश करते हुए इशिता मल्होत्रा ने खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा आड़ू के फूल जैसा था, उसकी आंखें सितारों जैसी थीं और उसके गुलाबी होंठ पानी से चमक रहे थे। उफ, ये सब मीरा गुप्ता की गलती है। वे किस तरह के उपन्यास पोस्ट कर रहे हैं? उसने कुछ गहरी सांसें लीं और जल्दी से ठंडक पाने के लिए ठंडे पानी से नहाने चली गई। कुछ मिनटों तक ठंडे पानी से नहाने के बाद इशिता मल्होत्रा के दांत हिल रहे थे और आखिरकार उनका सिर शांत हो गया। उसने जल्दी से नहाने के लिए गर्म पानी चालू कर दिया। बहुत ठंड थी, कहीं सर्दी न लग जाए। राघव मल्होत्रा ने अपने बाल आधे पोंछे, फिर नोटबुक उठाए और राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी पढ़ने लगे। चाओफान समूह का वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान स्तर पहले से ही अग्रणी स्तर पर है, लेकिन उनके दिमाग में मेचा बनाने के लिए कई प्रक्रियाएं और सामग्री पर्याप्त नहीं हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ड्रैगन किंगडम का वैज्ञानिक अनुसंधान का साइन बोर्ड है। यहाँ कई चीजें सिर्फ सैन्य उपयोग और अनुसंधान के लिए हैं। यहाँ तक कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कई शिक्षाविद भी इसके बारे में जानने के योग्य नहीं हैं। हालांकि रूपीलाल को राघव मल्होत्रा के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय और पूरा ड्रैगन देश राघव मल्होत्रा को उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराने को तैयार है। बेशक उनके पास जो आधार है उसके तहत राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का, इसलिए राघव मल्होत्रा की गोपनीयता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के तकनीकी स्तर को पढ़ने के बाद राघव मल्होत्रा को पहले से ही पता था, आंतरिक व्यवस्था की दृष्टि से लांग किंगडम की सैन्य व्यवस्था अवश्य ही कहीं अधिक उन्नत रही होगी। यद्यपि उनकी सोच में अभी भी कुछ अंतर है, लेकिन मेरा मानना है कि राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के विन्यास से वे व्यवस्थागत समस्याओं का शीघ्र ही समाधान कर सकेंगे। अभी भी काम बाकी है क्या? इशिता मल्होत्रा की आवाज़ आई तो राघव मल्होत्रा ने तुरंत नोटबुक एक तरफ रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बस देख रहा हूँ। जब तुमने कपड़े धो लिए हैं तो चलो सो जाओ। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, उसके दिल में थोड़ी गर्मजोशी थी। राघव मल्होत्रा उसके नहाने के बाद बिस्तर पर जाने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन वह उसका इंतजार क्यों कर रहा था? क्या आज रात है? अध्याय 67। इशिता मल्होत्रा को बुखार है। इशिता मल्होत्रा की आंखों में चमक सी आ गई। वह स्किन केयर प्रोडक्ट लगाने के लिए ड्रेसर के पास गई, इस बारे में सोचा और एक ठोस सुगंधित मोमबत्ती जला ली। चमेली की खुशबू का एक स्पर्श वातावरण में कुछ नयापन ला सकता है। काम खत्म करने के बाद वह धीरे धीरे बिस्तर तक चली गई और लेट गई। दोनों बाईं और दाईं ओर लेटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि 2 मीटर के गोल बिस्तर के बीच में 2 लोग फिट हो सकते हैं। राघव मल्होत्रा ने सिर घुमाकर कहा, आज बहुत जल्दी है, चलो जल्दी आराम कर लें, मैंने लाइटें बंद कर दी हैं। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया और दोनों हाथों से रजाई को धीरे से अपने शरीर पर खींच लिया। बेहतर है कि लाइटें बंद कर दी जाएं। लाइट जलते ही उसे राघव मल्होत्रा को नीचे फेंकने में शर्म आ रही थी। बेहतर होगा अगर राघव मल्होत्रा पहल करें। जैसे ही लाइट बंद हुई, कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया। इशिता मल्होत्रा ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर बाद में फिर से खोलीं। धीरे धीरे कमरे के अंधेरे की आदत पड़ने लगी। राघव मल्होत्रा क्यों नहीं हिल रहे हैं? क्या उन्हें सच में इतनी जल्दी सो जाना है? इशिता मल्होत्रा ने गुस्से से मुंह बनाया और मुट्ठियां भींच लीं। तो फिर वह पहल करेगी। मैं स्थानांतरित हुआ। इशिता मल्होत्रा ने पलटने का नाटक किया और राघव मल्होत्रा की तरफ चली गई। वहां मौजूद राघव मल्होत्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। इशिता मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए करवटें बदलना जारी रखा और दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई। वह अभी भी नहीं हिल रहा है। इशिता मल्होत्रा आगे बढ़ना जारी रखती हैं। अंधेरे में लोगों की संवेदनाएं बढ़ जाएंगी और राघव मल्होत्रा को इशिता मल्होत्रा के लगातार करवट बदलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है और दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इस छोटी लड़की, अगर आप अपने करीब सोना चाहते हैं तो बस ये कहो ये सभी घंटियां और सीटियां बजाओ। ये देखकर कि इशिता मल्होत्रा पलटने वाली थी, जब वह आखिरी बार पलटने वाली थी, राघव मल्होत्रा ने अचानक उसका हाथ बढ़ाया और उसे मजबूती से अपनी बाहों में खींच लिया। तुम क्या हो? इशिता मल्होत्रा थोड़ी डरी हुई थी और जब उसने यह बात कही तो उसे झुंझलाहट और पछतावा होने लगा। ओह इशिता मल्होत्रा, आप क्या कर रही हैं? क्या आप नहीं चाहते कि लोग पहल करें? जब कोई पहल करता है तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या राघव मल्होत्रा को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह इससे सहमत नहीं है और उन्हें हार मान लेनी चाहिए? वह असहमत नहीं थी, वह वास्तव में उसे नीचे गिराना चाहती थी। राघव मल्होत्रा को नहीं पता था कि इस छोटी सी बच्ची में इतना ड्रामा है। उसने उसे अपनी बाहों में लिया, हाथ ऊपर उठाया और उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया, मानो वह समूह को सुलाने के लिए मना रहा हो। ठीक है, सो जाओ, शुभ रात्रि। इतना ही, सीधे सोने के लिए नहीं। इशिता मल्होत्रा बिना आंसुओं के रोना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा वे पहले से ही एक दूसरे को गले लगा रहे थे, क्या उसके लिए राघव मल्होत्रा को नीचे फेंकना आसान नहीं होगा? हालांकि वह डरती है। तुम्हें उस पर झपटने का कोई रास्ता खोजना होगा, सीधे झपटना बहुत मुश्किल है। वह ऐसा नहीं कर सकती। पर आप क्या कर सकते हैं? मुझे अभी तक कोई रास्ता नहीं सूझा है। इशिता मल्होत्रा अचंभित होकर सो गई है और मुझे नहीं पता कि अरोमाथेरेपी ने नींद लाने में कोई भूमिका निभाई है या नहीं, या फिर राघव मल्होत्रा का आलिंगन वाकई गर्म है और उसकी धड़कन स्थिर और शक्तिशाली है, जैसे सबसे अच्छी नींद आती है। ध्वनि संक्षेप में, उसे कुछ भी उम्मीद नहीं थी और वह गहरी नींद में सो गई। रात में वह हर समय सपने देखती रहती थी। रात के पहले पहर में उसने एक शर्मनाक सपना देखा जिसने राघव मल्होत्रा को झकझोर कर रख दिया, लेकिन बाद में अचानक वह सपना विचित्र हो गया। इशिता मल्होत्रा ने सपना देखा कि वह अकेली रेगिस्तान में चल रही है और उसके सिर के ऊपर का सूरज आकाश और धरती को एक बड़ी भट्टी में बदल रहा है। ये दर्दनाक है, ये सचमुच दर्दनाक है। प्यास और सिर दर्द। राघव मल्होत्रा गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक उन्हें दर्द भरी कराह सुनाई दी।
उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली और पाया कि उसके बगल में बैठी इशिता मल्होत्रा ने रजाई को पूरी तरह से गिरा दिया था। उसकी बाहों में जो व्यक्ति था वह गर्म और डरावना था। बच्चे की माँ, बर्फ और हिम, क्या आपको बुखार है? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके माथे को छुआ। उसका तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था। राघव मल्होत्रा जल्दी से उठ बैठे, बिस्तर के पास का छोटा सा लैंप जलाया और धीरे से इशिता मल्होत्रा का नाम पुकारा। बर्फ और हिम, बर्फ और हिम। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसकी जलती हुई चेतना भ्रमित थी, जैसे कि वह एक बुरे सपने में थी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसके गुलाबी होंठ पीले, जले हुए सूखे थे और त्वचा की एक परत दिखाई दी। ये देखकर राघव मल्होत्रा भौंचक के होकर उठ खड़े हुए। बुजुर्ग और बच्चे पहले ही सो चुके थे और वह नहीं चाहता था कि वे चिंता करें, इसलिए वह दवा का डिब्बा लेने के लिए नीचे गया और थर्मामीटर से तापमान मापा। 39.2। ये तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हें अचानक बुखार क्यों आ गया? राघव मल्होत्रा को इस बारे में सोचने का समय नहीं मिला और उन्होंने जल्दी से ज्वरनाशक दवा और ज्वरनाशक स्टिकर निकाला। सबसे पहले दवा को धोया और ठंडा होने के लिए बेडसाइड टेबल पर रख दिया। फिर बाथरूम में जाकर पानी का एक बेसिन निकाला और गीले तौलिए से अपना चेहरा और हाथ पोंछे। वह इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसका पूरा शरीर चूल्हे की तरह गर्म हो गया था। राघव मल्होत्रा ने उसका चेहरा और हाथ पोंछने के बाद वह तौलिए से अपनी गर्दन पोंछती रही। इशिता मल्होत्रा ने कॉटन की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वी नेकलाइन बहुत कम नहीं थी, इसलिए वह केवल अपनी गर्दन और कॉलरबोन को पोंछ सकती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से भीग चुकी थी और कपड़े उसकी त्वचा से चिपक रहे थे, जो बहुत असहज होना चाहिए। राघव मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा, पहले तौलिया नीचे रखा, उसके माथे पर ज्वरनाशक स्टिकर लगाया और फिर ठंडी ज्वरनाशक दवाई उठाई। एक हाथ में इशिता मल्होत्रा और दूसरे हाथ में पानी का गिलास लेकर बैठ गया। बिंगक्सु, उठो और पहले ज्वरनाशक दवा पी लो। इशिता मल्होत्रा अभी भी गर्म धरती से झुलसने के सपने में फंसी हुई थी। उसका मुंह हैरानी से थोड़ा खुला हुआ था। राघव मल्होत्रा उसे जगा नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल उन्हें इसे पीने के लिए मजबूर कर सकते थे। इसका आधा हिस्सा अंदर चला गया, आधा उल्टी हो गई और उन्हें नहीं पता था कि इसका कितना प्रभाव होगा। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन राघव मल्होत्रा को सोने की हिम्मत नहीं हुई। इशिता मल्होत्रा को इतना बुखार था कि अगर 2 घंटे बाद भी बुखार कम नहीं होता तो उसे अस्पताल भेजना पड़ता। सपने में इशिता मल्होत्रा रेगिस्तान में टहल रही थी, तभी अचानक कोई प्रकट हुआ और उसके लिए पानी लेकर आया। वह बेहोश होने वाली थी, लेकिन पानी पीने के बाद उसका शरीर थोड़ा संभला। उसने आंखें खोली और देखा, ये राघव मल्होत्रा था जिसने उसे पानी दिया था। जबकि अन्य लोग अभी भी उसके माथे पर हाथ रखे हुए थे, राघव मल्होत्रा के हाथ ठंडे थे और वे इस रेगिस्तान में जीवन रक्षक तिनके की तरह थे, इसलिए वह उन्हें कसकर पकड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। राघव मल्होत्रा ने आधे घंटे तक इंतजार किया। इशिता मल्होत्रा के शरीर का तापमान 39 डिग्री तक गिर गया। ज्यादा सुधार तो नहीं हुआ, लेकिन पसीना ज्यादा आया। मेरे शरीर के नीचे की रजाई भी गीली थी, जो अच्छी बात नहीं है। कपड़े गीले थे, रजाई भीगी हुई थी। ऐसी जगह लेटने से बुखार की दवाई भी पी लूं तो भी आराम नहीं मिलेगा। राघव मल्होत्रा ने उस व्यक्ति को उठाकर सोफे पर लिटा दिया, फिर साफ चादर और रजाई उड़ा दी और साफ पजामा हाथ में ले लिया। लेकिन जब उसने इशिता मल्होत्रा के कपड़े बदलने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह झिझक गया। फुफकार टिल्ड, ये पोशाक बदलनी है या नहीं? गीले कपड़ों में सोना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, लेकिन जब उसने उसके कपड़े बदले तो ये सब एक नज़र में था। राघव मल्होत्रा को थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसने इशिता मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, माँ, अगर आप फिर से नहीं जागी तो मैं आपके कपड़े बदलने में आपकी मदद करूंगा। ये भी परिस्थिति के कारण ही है ना? आपको बुखार है और मैं आपको अपने गीले पजामे में सोने नहीं दे सकता। मैंने आपके स्वास्थ्य के लिए आपके कपड़े बदल दिए हैं ताकि आप कल उठ सकें। आप यह नहीं कह सकते कि मैं गुंडा हूं टिल्ड, क्या तुम उठकर खुद ही इसे बदलना चाहते हो? मैं 10 तक गिनती करता हूँ, अगर तुम नहीं उठे तो मैं कर दूंगा टिल्ड। 1 2 3 9। राघव मल्होत्रा ने गला साफ किया। 10। यह आपका अपना डिफ़ॉल्ट है, मैंने ये किया। अध्याय 68। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने इशिता मल्होत्रा का पायजामा उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसके हाथ ने नाइट गाउन के किनारे को छुआ, एक कर्कश और भयभीत आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? इशिता मल्होत्रा जाग गई टिल्ड, खैर अब जागने का समय आ गया है। राघव मल्होत्रा तुरंत उठ खड़े हुए और गंभीरता से बोले, माँ, आखिरकार आप जाग गईं, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप अपना पजामा खुद ही बदल लीजिए। इशिता मल्होत्रा ने घबराकर एक हाथ से अपनी छाती ढक ली और शर्म से राघव मल्होत्रा की ओर देखने लगी। मैं सोफे पर क्यों हूँ? बदली हुई चादरों का क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? चादरें गंदी हैं। इशिता मल्होत्रा की आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वह इतनी बड़ी हरकत के साथ सो जाए?
ये देखकर कि वह फिर से बकवास सोचने लगी है, राघव मल्होत्रा ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसके छोटे से सिर को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप आधी रात तक बुखार में सोई रहीं और आपने बिस्तर गीला कर दिया था, इसलिए मैंने इसे बदल दिया। आपने अपने कपड़े साफ किए और बदल लिए ताकि सर्दी और गर्मी के बाद बुखार दूर न हो जाए। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर अपना माथा छुआ, जो अभी भी ज्वरनाशक स्टिकर से ढका हुआ था। वह अचानक शर्मा गई और अपना सिर नीचे कर लिया। आगे बढ़कर जल्दी से राघव मल्होत्रा के हाथ से पजामा ले लिया और बाथरूम में भाग गई। कपड़े बदलने और चेहरा धोने के बाद इशिता मल्होत्रा को काफी बेहतर महसूस हुआ। आईने में अपना पीला चेहरा देखते हुए इशिता मल्होत्रा ने अपने मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठाया। ये पता चला कि साथ में देखा गया सपना सच है। उसे बुखार था और राघव मल्होत्रा ने ही उसे बचाया था। वह उसकी अच्छी देखभाल भी करता है। हालांकि वह नहीं जागी, लेकिन उसे सपने में यह एहसास हो चुका था। राघव मल्होत्रा ने उसे दवा दी और उसका चेहरा पोंछा। उसे पूरे शरीर में चिपचिपाहट महसूस हुई, लेकिन उसका चेहरा और गर्दन बहुत तरोताज़ा लग रही थी। राघव मल्होत्रा ने उसके लिए इसे साफ किया होगा। लेकिन उसने केवल अपनी गर्दन ही क्यों पोंछी? वह पहले से ही इस तरह जल चुकी है और वह चिल्लाने पर भी नहीं जाग सकती, भले ही राघव मल्होत्रा कुछ करे, उसे पता नहीं। इशिता मल्होत्रा ने अपने शरीर की ओर देखा, अपने गुलाबी होंठ फुलाए और फुसफुसाते हुए बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आकर्षक नहीं हूँ? बाहर आने से पहले उसने बाथरूम में गर्म पानी से अपना शरीर पोंछा और साफ व ताज़ा पजामा पहन लिया। जल्दी से बिस्तर पर लेट जाओ। राघव मल्होत्रा ने अपने बगल में जगह थपथपाए। इशिता मल्होत्रा चलकर लेट गईं। बिस्तर के पास बैठे राघव मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। क्या? राघव मल्होत्रा रजाई को हवाबंद बनाने में व्यस्त थे। मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। क्या तुमने मुझे जगा दिया और तुम सोए नहीं? इशिता मल्होत्रा ने थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा। राघव मल्होत्रा ने हल्के से हंसते हुए हाथ बढ़ाकर उसकी छोटी सी नाक को पकड़ा और कहा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बच्चे का पिता हूँ। तुम इस तरह जल चुकी हो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब भी तुम्हारे पास फोन कर सकता हूँ। सो जाओ मूर्ख। बूंद। उसने थर्मामीटर लिया और उसके कान के पास नापा, और जब उसने उस पर मान देखा तो उसे राहत मिली। 37.3। हालांकि अभी भी थोड़ा बुखार है, लेकिन अभी से काफी बेहतर है। आपको जल्दी से सो जाना चाहिए और कल आप ठीक हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? इशिता मल्होत्रा ने पूछा। मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा, पहले तुम अपने साथ सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, राघव मल्होत्रा ने कहा और खुद बैठ गया। इशिता मल्होत्रा पहले तो उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन वह बुखार बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने दवा पी ली और जल्दी ही सो गई। रात के दूसरे पहर में मुझे समय समय पर टपकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो शायद इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर था। राघव मल्होत्रा, उन्होंने पूरी रात उसकी देखभाल की। अगली सुबह जब इशिता मल्होत्रा जागी तो राघव मल्होत्रा अभी भी सो रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने अपने सामने राघव मल्होत्रा का बड़ा सुंदर चेहरा देखा। उसका एक हाथ अभी भी रजाई को उसके शरीर पर दबा रहा था, इस डर से कि कहीं हवा से वह रिस न जाए। इशिता मल्होत्रा के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग मेरे पुरुष देवता। आज वे दोनों 8 बजे ही नीचे चले गए और कविता मल्होत्रा ने पहले ही नाश्ता तैयार कर रखा था। अनन्या और आरव मेज पर बैठकर दलिया पी रहे थे। अपने माता पिता की ओर देखकर बोले, बाबा सुनना, और बिस्तर में सुनना। शर्मीली। कविता मल्होत्रा ने स्पष्ट मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, युवाओं के लिए थोड़ी देर सोना अच्छा है। हाँ। इशिता मल्होत्रा के गाल तुरंत लाल हो गए और वह शर्म से पीछे हट गई और राघव मल्होत्रा के पीछे छिप गई। राघव मल्होत्रा बेबस था, मुस्कुराया और अपनी माँ से बोला, माँ आप बच्चों के सामने क्या बात कर रही हैं? हम कल बहुत देर से सोए थे और हम आज देर से उठे। वैसे भी आप और मेरे पिताजी यहाँ हैं, मैं बहुत देर से सो रहा हूँ। निश्चिंत रहें। मासूम मुस्कुराए और अपने बेटे को धक्का दिया और धीमी आवाज में कहा, समझ गया माँ, समझ गई। माँ आप क्या समझती हैं? जिंगशिया समझ गई। मासू ने उसे कुछ भी समझाने का मौका नहीं दिया और खुशी खुशी एक गीत गुनगुनाते हुए रसोई घर में चली गईं। मैंने आपके लिए गर्मागर्म दुबला मांस दलिया तैयार किया है और मैंने आपके लिए लाल खजूर और वुल्फबेरी भी डाले हैं। अपने शरीर को पोषण देने के लिए अधिक पिए। इशिता मल्होत्रा ने अभी अभी दलिया पिया था और आधी रात को खाली पेट उसे जलन होने लगी थी। वह बस एक कटोरी गर्म दलिया पीना चाहती थी, लेकिन जब उसने ये सुना तो उसे अचानक खांसी आ गई। कविता मल्होत्रा अधिक से अधिक स्पष्ट मुस्कुराई। राघव मल्होत्रा ने असहाय होकर इशिता मल्होत्रा की पीठ थपथपाई, जो बीच में फंस गई थी, वास्तव में गुस्से में और मजाकिया थी। आज राघव मल्होत्रा सुबह राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय गए और दोपहर को चौफान समूह में वापस आ गए।
दोनों पक्षों का काम संघर्ष में नहीं है, क्योंकि काम की विषय वस्तु एक ही है। जब काम से छुट्टी का समय हो गया तो विशेष सहायक रेखा आई। श्री मल्होत्रा, अध्यक्ष महोदय आपको आने के लिए आमंत्रित करते हैं। राघव मल्होत्रा इशिता मल्होत्रा के ऑफिस गए और पाया कि अनन्या और आरव को वापस लाया गया है। आज वे बहुत अलग हैं। अनन्या के हेयर स्टाइल का सप्ताह के दिनों में बहुत ध्यान रखा जाता है। इशिता मल्होत्रा को बॉस मत समझिए, लेकिन वह अपनी बेटी के ड्रेसअप को लेकर लापरवाह नहीं है। छोटी राजकुमारी की ड्रेस अनन्या की पसंदीदा है। फैंसी हेयर स्टाइल के साथ यह एक परी कथा की छोटी राजकुमारी की तरह है। लेकिन आज का समूह स्पष्ट रूप से अलग है। छोटी लड़की ने एक साधारण ऊंची चोटी बना रखी थी और अपने चेहरे पर टूटे हुए बालों को कलिंग आयरन से कल किया हुआ था, जो कि चंचल और प्यारा था। उसने आज सफ़ेद और गुलाबी रंग का कैजुअल पहनावा पहना है, जो साफ और प्यारा है। बाबा अनन्या के नए कपड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा दिखने वाला। मेरा परिवार सिर्फ एक छोटा सा कपड़े का रैक है, ये हर चीज़ में प्यारा है। ये बहुत सुंदर है। राघव मल्होत्रा की आंखें बेटियों से भरी हैं। कितनी प्यारी छोटी लड़की है, वह वास्तव में किसी भी चीज़ में अच्छी लगती है। आरव ने भी नए कपड़े पहन लिए और अपनी बहन के साथ बैठकर राघव मल्होत्रा के आने का इंतजार करने लगा। आज उन्होंने नए कपड़े पहने हैं और मुझे नहीं पता कि बाद में जब बाबा इन्हें देखेंगे तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। नतीजा ये हुआ कि जब राघव मल्होत्रा आया तो उसकी नज़र अपनी बहन पर ही थी, जैसे उसने उसे देखा ही न हो। आरव थोड़ा परेशान था, इसलिए उसने अपनी पीठ सीधी की और अनन्या के सामने झुक गई। राघव मल्होत्रा का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी राघव मल्होत्रा को अपना बेटा दिखाई दिया। छोटा बेटा आज सफ़ेद और नीले रंग के स्पोर्ट्सवियर पहने हुए था। उसका हेयर स्टाइल बना हुआ था और उसकी पीठ पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिससे उसका गोरा चेहरा दिख रहा था। इस तरह से देखें तो बेटे और बेटी के कपड़े एक ही शैली के हैं। ये दो छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं। राघव मल्होत्रा ने अपने बेटे की सावधानी भरी सोच देखी और तुरंत कहा, आज आरव के कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। लड़के कैजुअल कपड़ों में बहुत सुंदर लगते हैं। आरव को अपने पिता से प्रशंसा मिली और वह अचानक खुश हो गई। उसने अपने होंठ भींच लिए। ये बहुत स्पष्ट था कि वह खुश न होने की पूरी कोशिश कर रही थी। राघव मल्होत्रा ने ऑफिस में इधर उधर देखा और इशिता मल्होत्रा को नहीं देखा, तो उन्होंने अनन्या आरव से पूछा, अनन्या आरव मम्मी कहाँ हैं? माँ कपड़े बदल रही हैं। अनन्या ने वहाँ लाउंज की ओर इशारा किया। जैसे ही आवाज पड़ी, लाउंज का दरवाजा खुला और अंदर से इशिता मल्होत्रा आई, इतनी खूबसूरत कि कोई भी उनसे नजर नहीं हटा सकता था। सुंदर, उसके बच्चे की माँ सचमुच सुंदर है। अध्याय 69। इशिता मल्होत्रा सचमुच एक आदमी को यहाँ ले आए। अनन्या की ही तरह की एक ही पोनीटेल के साथ वह वही गुलाबी और सफ़ेद कैजुअल कपड़े पहनती है। वह लगभग गोरी और चमकदार दिखती है और उसकी पतली गर्दन हंस की गर्दन जितनी पतली और आकर्षक है। अजीब बात यह है कि वह कैजुअल कपड़ों में लंबी दिखती है। ये स्पष्ट रूप से कसकर लपेटा हुआ है, लेकिन यह उसकी बेटी के घर में थोड़ी पवित्रता और सुंदरता जोड़ता है। वह इशिता मल्होत्रा से अलग है और वह आज भी बहुत खूबसूरत है। इशिता मल्होत्रा ने देखा कि राघव मल्होत्रा उसे घूर रहा है। उसके गुलाबी होंठ थोड़े सिकुड़े हुए थे और उसकी आंखों में शर्म की झलक थी। आज अचानक तुमने अपना अंदाज क्यों बदल लिया? राघव मल्होत्रा ने माँ और बच्चों की खूबसूरती की प्रशंसा करते हुए पूछा। इशिता मल्होत्रा ने बताया, चूंकि आज की मीटिंग जगह एक अवकाश और मनोरंजन क्लब है, इसलिए कैजुअल कपड़े पहनना ज्यादा सुविधाजनक होना चाहिए। हमने इसे आपके लिए तैयार किया है, क्या आप इसे बदल सकते हैं? उसने मेज से कपड़ों का एक नया सेट उठाया और रंग से पता चल रहा था कि यह उसी शैली का होगा, लेकिन उसका कपड़ा आरव के कपड़े जैसा ही था। वह नीला और सफ़ेद था। राघव मल्होत्रा ने कहा कि यह एक अद्भुत अनुभूति है। एक परिवार के लिए माता पिता और बच्चे के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता होगा। बाबा, जाकर कपड़े बदल लो। हमारे परिवार में सभी एक जैसे कपड़े पहनते हैं। अनन्या ने जल्दी से राघव मल्होत्रा का हाथ मामा की ओर खींचा। राघव मल्होत्रा 2 कदम आगे बढ़ा, कपड़े लिए, इशिता मल्होत्रा की ओर देखा, फिर अनन्या और आरव की ओर देखा। तीनों ही उत्सुकता से अपने आप को देखने लगे। वह सुंदरता से मुस्कुराया और बोला, ठीक है तो मैं भी इसे बदल दूंगा। वह कपड़े लेकर लाउंज में चला गया और बाहर आकर अपना मुंह ढककर हंसने लगा। माँ, बाबा इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहे होंगे। माँ, आज बहुत अच्छी लग रही हैं। आरव ने इशिता मल्होत्रा का मोबाइल फ़ोन निकाला और धीरे से याद दिलाया, मम्मा, आप तस्वीरें ले सकती हैं। जब इशिता मल्होत्रा ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत अपने बेटे की तारीफ की। आरव, तुम अद्भुत हो। चलो बाद में पिताजी के हमारे साथ बाहर आने का इंतजार करते हैं और स्मारिका के रूप में तस्वीरें लेते हैं। उसने फ़ोन उठाया और कैमरा ऑन करके लाउंज के दरवाजे की तरफ देखने लगा। जैसे ही राघव मल्होत्रा कपड़े पहनकर बाहर आया, वह पहले तो तुरंत कैमरे का बटन दबाना चाहती थी, लेकिन अनजाने में ही वह दंग रह गई।
बहुत सुंदर टिल्ड, उसका आदमी बहुत सुंदर है। कैजुअल कपड़ों का ये सेट राघव मल्होत्रा के दुबले पतले फिगर को पूरा कर रहा था और बड़े लड़के की साफ सफाई निस्संदेह स्पष्ट थी। अपने सुंदर चेहरे की विशेषताओं के साथ वह बूथ से नीचे उतरते हुए एक पुरुष मॉडल की तरह लग रहा था। वाह टिल्ड बाबा, कितने हैंडसम है। टिल्ड मम्मा, क्या आपने कोई फोटो खींची? अनन्या ने आश्चर्य से कहा और फिर इशिता मल्होत्रा का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसने तुरंत कैमरे का बटन दबाया, एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची और जल्दी से उन्हें सेव कर लिया। मैं भविष्य में यह फोटो अपने पास रखूंगा। टिल्ड अपनी मां को इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर राघव मल्होत्रा खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने खूबसूरती से आंख मारी और कहा, मेरे अकेले फोटो खींचने के बारे में क्या ख्याल है? ये पहली बार है जब हमारा परिवार माता पिता और बच्चों की वेशभूषा पहन रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हमें एक पारिवारिक फोटो लेनी होगी। टिल्ड बोलते बोलते उसने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। फिर मैं सोफे पर बैठ गई, एक हाथ में इशिता मल्होत्रा और दूसरे हाथ में अनन्या और आरव को पकड़कर परिवार ने एक बड़ी ग्रुप फोटो खींची। टिल्ड शाम 6 बजे रोल्स रॉयस क्लब के दरवाजे पर खड़ी हुई। राघव मल्होत्रा सबसे पहले कार से उतरे, को पायलट के पास जाकर इशिता मल्होत्रा को दरवाजा खोलने में मदद की और असिस्टेंट सक्सेना ने अनन्या आरव को उठाया। यह अवकाश क्लब एक बड़ा मनो है जिसमें अलग अलग क्षेत्र हैं। राघव मल्होत्रा ने दरवाजे पर नजर डाली और पाया कि रेसिंग हॉल, शूटिंग हॉल, रॉक क्लाइंबिंग हॉल, गोल्फ हॉल, स्नूकर और विभिन्न अरेना हैं। अमीर लोगों के मिलने की जगह वास्तव में सब कुछ है। अब वे जिस रेस्तरां में जाएंगे वहां डिनर की व्यवस्था होगी और डिनर के बाद ही वे कुछ प्रोजेक्ट्स पर प्रस्तुति देंगे। रेस्तरां में पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। एक बड़ी गोल मेज पर मूल रूप से जोंगहाई के अमीर युवा मास्टर्स बैठे हैं। वे सभी लगभग एक ही उम्र के हैं और अच्छा खेलते हैं। राघव मल्होत्रा अब यहाँ आए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस टेबल पर दो परिचित चेहरे हैं। एक हैं आरव देसाई और दूसरे हैं कुणाल रेड्डी। अन्य लोगों की गर्मागर्म चर्चाओं के विपरीत वे दोनों लगभग कोने में बैठे थे। मेज पर चर्चा किए जा रहे विषय के बारे में उन्होंने पारदर्शी होने का दिखावा करने, भाग न लेने और दूसरों की नज़र में न आने का नाटक करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि इस समय हर कोई इशिता मल्होत्रा की ही बात कर रहा है। सुश्री यंग मास्टर्स, मिस यान का परिवार आज रात आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? बोलने वाला व्यक्ति जोंग है क्यूई के परिवार का युवा मास्टर था। आड़ू के फूल जैसी आंखों वाला वह एक प्लेबॉय जैसा दिख रहा था। आप क्या तैयारी करने जा रहे हैं? कौन नहीं जानता कि यान परिवार की युवती की शादी करने की कोई योजना नहीं है। क्या ये संभव है कि युवा मास्टर क्यूई अभी भी कठिनाइयों को दूर करना चाहता है? एक अन्य युवा मास्टर ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। क्यूई मुस्कुराए और अभी उस आदमी के स्टूल को लात मारी। मत आओ झेंगपिंग, तुम बेईमान हो। मिस यान के परिवार जैसी खूबसूरत और सक्षम महिला किसे पसंद नहीं आती? क्या आप कह सकते हैं कि आपको ये पसंद नहीं है? इसके अलावा मिस यान के परिवार में सालों से शादी नहीं हुई है और बूढ़ा आदमी जल्दी में है। मैंने कुछ समय पहले सुना था कि बूढ़ा आदमी उसे शादी के लिए देने जा रहा है, इसलिए हाँ, हम सभी के पास एक मौका है। हाँ। मेज पर माहौल में एक व्यंग्यपूर्ण ध्वनि गूंजी। क्यूई ने मुड़कर उस आदमी की ओर देखा जो इरलान के पैरों को क्रॉस करके टैबलेट पकड़े हुए था। युवा मास्टर यू, आपका क्या मतलब है? यूजेन्यू ने अपना सिर उठाया। क्यूई ये को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। यंग मास्टर क्यूई, मुझे लगता है कि आपने जो कहा वह बहुत अच्छा है। कौन नहीं जानता कि आपका क्यूई परिवार हाल के वर्षों में एक राजनीतिक दिग्गज से एक युवा महिला तक चढ़ गया है। व्यवसाय फल फूल रहा है। आपको मिस यान पसंद है, ये समझ में आता है। आखिरकार क्यूई परिवार भाग्य बनाने के लिए महिलाओं पर भरोसा करना पसंद करता है। टिल्ड तुम यूजेन्यू, ज्यादा दूर मत जाओ। ऐसा मत सोचो कि हम नहीं जानते तुम मिस यान को पसंद करते हो, लेकिन तुम 8 साल से दूसरों का पीछा कर रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हें देखा है? अगर तुम अंगूर नहीं खा सकते तो यह मत कहो कि वे खट्टे हैं। क्यूई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यूजेन्यू को घाव वाली जगह पर चाकू मारा गया। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा फड़क गया और कहा, यह आपको बताना है कि मैं खट्टा हूं या नहीं? मैं कम से कम 8 साल तक मिस यान के साथ दोस्ती कर सकता हूं। आप कुछ भी नहीं हैं, यहाँ तक कि मुझे डर है कि मिस यान के शब्द काफी अच्छे नहीं हैं। सुश्री यान ने 18 साल की उम्र में अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, 20 साल की उम्र में अपना खुद का ब्रांड स्थापित किया और 24 साल की उम्र में ट्रांसेंडेंट ग्रुप को स्वीकार किया। लोग ताकत से बोलने वाले लोग हैं। क्यूई, आप इसे खुद माप सकते हैं। क्या आप इस दूसरी पीढ़ी के पूर्वज के योग्य हैं जो केवल बूढ़े लोगों को चबा सकते हैं? यूजेन्यू, तुम लोगों को बहुत धोखा दे रहे हो। क्यूई ये उत्साह से उठ खड़ा हुआ, ये देखकर कि दोनों पक्ष लड़ने वाले थे। कुणाल रेड्डी ने उन दोनों की तरफ देखा, अपना हाथ बढ़ाया और क्यूई को पकड़ लिया।
वे दोनों दोस्त माने जाते थे और वे बस शोर मचाने ही वाले थे कि पीछे बैठकर देखना अनुचित है, तभी वे आ गए। युवा मास्टर क्यू, नाराज मत हो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मिस यान का पहले से ही अपना नाम है। कुणाल रेड्डी को याद आया कि उस रात उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया था और वह चिढ़कर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। स्वर, मेज पर बैठे सभी लोग दंग रह गए, सिवाय उसके बगल में बैठे आरव देसाई के। क्या? क्यों ये हैरान था। कुई शाओ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कौन नहीं जानता कि हालांकि मिस यान के जुड़वां बच्चे हैं, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। बूढ़ा यान इस बात से परेशान है। कुणाल रेड्डी ने उस पर आंखें घुमाई। आप सभी जानते हैं कि मिस यान के 2 जुड़वां बच्चे हैं। यह विश्वास करना कठिन है कि वयस्क बच्चे को मिस यान ने अकेले ही जन्म दिया है और बच्चे का पिता अवश्य ही होगा। क्या पापा, मिस यान हमेशा से सिंगल रही हैं? क्यूई को अभी भी यकीन नहीं हुआ। कुणाल रेड्डी अधिक कुछ कहने में बहुत आलसी थे और सीधे एक वाक्य छोड़ दिया, वैसे भी मिस यान शादीशुदा हैं। वह सिविल मामलों ब्यूरो के बगल में मिले, वहां बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं था। क्यूई के बारे में बात मत करो, यहाँ तक कि यूजेन्यू भी हंसे। युवा मास्टर कुई, यदि आप इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं तो आपको कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यकीन मानिए या नहीं, कुणाल रेड्डी ने चिढ़कर अपना सिर हिलाया। उसकी शक्ल देखकर सभी को संदेह हुआ। क्या ये संभव है कि इशिता मल्होत्रा सचमुच शादीशुदा हैं? लेकिन उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। कुणाल रेड्डी को अंदर की कहानी कहाँ से पता चली? ये तो साफ था कि यान लाओ अभी कुछ समय पहले तक शादी की बात पर चर्चा कर रहे थे। अगर इशिता मल्होत्रा की शादी हो गई है तो यान लाओ ऐसी खबर कैसे जारी कर सकते हैं? जब सभी लोग स्तब्ध थे, तभी मुख्य हॉल के दरवाजे से अचानक तेज आवाज आई। जैसे ही इशिता मल्होत्रा का परिवार अंदर आया, बहुत से लोग तुरंत वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से ज्यादातर इशिता मल्होत्रा का अभिवादन कर रहे थे। बेशक वे उत्सुकता से राघव मल्होत्रा की ओर भी देख रहे थे। हर कोई अंदाजा लगा रहा है कि इशिता मल्होत्रा के बगल में खड़ा आदमी कौन है। अध्याय 70 इशिता मल्होत्रा का दबंग कबूलनामा। इस टेबल पर बैठे कई लोगों ने देखा कि इशिता मल्होत्रा आ रही हैं और तुरंत खड़े हो गए। स्थान की व्यवस्था कर ली गई थी और सभी युवा लोग एक मेज पर बैठे थे, इसलिए इशिता मल्होत्रा का स्थान मूल रूप से यहीं था। हर कोई इशिता मल्होत्रा के आने का इंतजार कर रहा है। इशिता मल्होत्रा ने वहां सभी का अभिवादन किया और अंत में बाहर निकलकर राघव मल्होत्रा और अनन्या आरव के साथ चली गईं। यहाँ क्यूए और यूजेन्यू ने देखा कि गुलाबी और जैद रंग से उकेरे गए 2 छोटे लड़कों के अलावा वास्तव में इशिता मल्होत्रा के बगल में एक लंबा और सुंदर आदमी था और उनके भाव बदल गए। कुणाल रेड्डी और आरव देसाई के चेहरे भी काफी बदल गए। आरव देसाई की कमर झुकी हुई थी और जब उसने राघव मल्होत्रा को देखा तो वह अपना सिर झुकाने से खुद को रोक नहीं सका। बड़े लोग अभी भी खड़े थे, लेकिन इशिता मल्होत्रा ने सबकी तरफ नहीं देखा, बस राघव मल्होत्रा की तरफ मुड़ी और बोली, हमारी सीट यहीं है, आइए बैठते हैं। दोनों बैठ गए। अनन्या और आरव बीच में बैठ गए और 4 लोगों का परिवार बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। यूजेन्यू हैरान रह गया, क्योंकि आरव और राघव मल्होत्रा एक जैसे दिखते हैं। क्या यह आदमी अनन्या और आरव का पिता हो सकता है? तो फिर उनके और इशिता मल्होत्रा के लिए कोई उम्मीद नहीं है। क्यूए की स्थिति राघव मल्होत्रा के बगल में है और जब से वह बैठा है, क्यूए उसे देख रहा है। यह आदमी और आरव बिल्कुल पिता पुत्र जैसे दिखते हैं। क्या वह सचमुच बच्चे का पिता नहीं हो सकता? क्यूए को इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और वहां इशिता मल्होत्रा की ओर देखा और पूछा, मिस यान, क्या आप अपने साथियों को सभी से मिलवाना नहीं चाहती? इशिता मल्होत्रा अनन्या के बिखरे बालों को सीधा करने में उसकी मदद करने के लिए अपना सिर झुका रही थी और उसने क्यूई की बातों का तुरंत जवाब नहीं दिया। क्यूई ने फिर से राघव मल्होत्रा की ओर देखा और सीधे पूछा, ये सज्जन, मैं क्यूई हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? राघव मल्होत्रा ने उनकी ओर हल्का सा सिर हिलाया और अपना परिचय दिया, मैं अनन्या और आरव का पिता राघव मल्होत्रा हूँ। क्यूई का चेहरा बदल गया और वह लगभग मौके पर गुस्सा नहीं हुआ। अनन्या और आरव के पिता? क्या ये राघव मल्होत्रा सच में इशिता मल्होत्रा का पति है? यूजेन्यू राघव मल्होत्रा के सामने बैठा, उसकी ओर देखा, उसके हाथ से टैबलेट नीचे रख दिया और दोनों हाथों से मुट्ठियां कस लीं। मिस्टर मल्होत्रा अनन्या और आरव के पिता हैं? यूजेन्यू ने पूछा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। फिर कुछ साल पहले मिस्टर मल्होत्रा को हाई स्कूल कहाँ से मिला? ऐसा लगता है कि मैंने पहले कभी मिस्टर मल्होत्रा का नाम नहीं सुना है और हम जोंगहाई में भी कभी सू परिवार के बारे में नहीं सुनते हैं। यूजेन्यू का दिमाग साफ है, उसे लगता है कि यह राघव मल्होत्रा हालांकि आरव जैसा दिखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह अनन्या और आरव का पिता हो। आखिरकार अगर वे सचमुच 4 सदस्यों का परिवार थे, अब जब वे साथ हैं
तो पिछले 3 सालों का क्या? जब इशिता मल्होत्रा गर्भवती थी तो राघव मल्होत्रा कहाँ थे? जब अनन्या और आरव बड़े हुए तो वह कहाँ थे? ये वास्तव में मेरे पिता हैं। ये कैसे संभव हो सका कि अनन्या आरव के 3 साल का होने तक अचानक प्रकट होने तक प्रतीक्षा की गई? राघव मल्होत्रा ने साफ जवाब दिया, कुछ साल पहले। मैं कुछ साल पहले कॉलेज में था। मैंने अभी इसी साल स्नातक किया है और मैं अभी तक स्नातक समारोह में शामिल नहीं हुआ हूँ। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। क्या इशिता मल्होत्रा को वाकई कॉलेज स्टूडेंट मिल गया? इस समय क्यूई ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और यूजेन्यू को आंख मारी जो विपरीत दिशा में था। हालांकि अभी तो वे लगभग लड़ ही पड़े थे, लेकिन अब वे गठबंधन बना सकते हैं क्योंकि उनका एक ही दुश्मन है, राघव मल्होत्रा। क्यूई राघव मल्होत्रा के बगल में बैठा था, ये जानते हुए कि वह एक नया स्नातक था। उसे यकीन था कि राघव मल्होत्रा निश्चित रूप से 2 बच्चों का पिता नहीं था। इशिता मल्होत्रा एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? तो फिर मुझे नहीं पता कि मिस्टर मल्होत्रा का घर क्या करता है। बस जल्दीबाजी मत करो मिस्टर मल्होत्रा, हम सब यहाँ परिचित हैं। सभी जानते हैं कि बड़े आदमी का परिवार क्या व्यापार करता है। ये पहली बार है जब मिस्टर मल्होत्रा यहाँ आए हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से अधिक पूछना होगा। किसी भी व्यापारिक सौदे में सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, है न? क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा। जब राघव मल्होत्रा ने ये सुना तो उन्हें तुरंत समझ आ गया। मैं उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने सच कहा, मेरे माता पिता दोनों ही लोगों के शिक्षक हैं और अब वे शिक्षा ब्यूरो में पाठ्य पुस्तकों का संपादन कर रहे हैं। ओटिल्डा क्यूई ने सार्थक ढंग से उत्तर दिया और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। बेशक शिक्षक के पेशे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह उनके जैसा नहीं है। यहाँ के सभी लोग व्यापारी हैं और उनके परिवार अमीर हैं। राघव मल्होत्रा के माता पिता दोनों ही सिस्टम में छोटे कर्मचारी हैं। उनके पास कितना पैसा हो सकता है? वहां पर यूजेन्यू ने अहंकार से हंसते हुए राघव मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, मिस्टर मल्होत्रा को इस तरह के अवसर की आदत नहीं है ना? नहीं, मुझे लगता है कि यह ठीक है, राघव मल्होत्रा ने शांति से कहा। यूजेन्यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सच? मुझे लगा कि मिस्टर मल्होत्रा कुछ असहज होंगे। आखिरकार मिस्टर मल्होत्रा ने पहले कभी ऐसे अवसर में भाग नहीं लिया होगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने वहां पर इशिता मल्होत्रा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिंगक्सू, मुझे पता है कि आपको ये पसंद नहीं है कि आपके चाचा आपकी शादी के लिए कोई जगह ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आपको अपने चाचा और हमारे बड़े आदमी को लुभाने के लिए किसी को घसीटने की जरूरत नहीं है ना? इशिता मल्होत्रा ने आखिरकार अपने बाल सीधे कर लिए और जब उसने ये सुना तो उसने तुरंत ठंडे चेहरे के साथ अपना सिर उठाया और उसे तेजी से देखा। क्या आपने बहुत कुछ पूछ लिया है मेरे दोस्त? अब गैरजिम्मेदाराना टिप्पणी करने की आपकी बारी है। यूजेन्यू का उससे सामना हुआ और उसका चेहरा अचानक शर्मिंदा हो गया। यहाँ क्यूई मुस्कुराया और कहा, मिस यान, हम जानते हैं कि आप शादी से असंतुष्ट हैं, लेकिन आप हमें एक ऐसे बदमाश को घसीटकर बेवकूफ़ नहीं बना सकते जिसने अभी तक स्नातक नहीं किया है। इन शब्दों के बीच राघव मल्होत्रा के प्रति तिरस्कार बहुत स्पष्ट है। राघव मल्होत्रा बोलने ही वाले थे कि तभी इशिता मल्होत्रा को टेबल पर पटकने की आवाज़ आई। ताकत तो भारी नहीं थी, लेकिन सबने अपना मुंह बंद कर लिया। सबने उसकी तरफ देखा। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर उठाया। उसके खूबसूरत चेहरे की विशेषताएं ठंडी थीं, उसकी आंखें सभी को घूर रही थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। तुम खुद को बहुत गंभीरता से ले रहे हो। भले ही घर पर कोई दर्पण न हो, फिर भी पानी के गिलास हैं। अपने चेहरे को अच्छी तरह से देखो और कहो, मेरे आदमियों, क्या तुम योग्य हो? क्या आप राघव मल्होत्रा का नाम लेने के हकदार हैं? मैं आपको बताती हूँ, मैंने उनसे आज मेरे साथ चलने को कहा ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि मैं इशिता मल्होत्रा अब मालिक हूँ, और अगर भविष्य में कोई भी मेरे सामने शादी का मामला लाता है तो हमारे असाधारण समूह की वकील टीम शाकाहारी नहीं है। इसके अलावा अगर किसी ने फिर से राघव मल्होत्रा के बारे में अफवाह फैलाने की हिम्मत की तो मैं आपको बता दूंगा कि यान परिवार का दामाद कितना मुश्किल है। उसे इस तरह राघव मल्होत्रा का बचाव करते देख यूजेन्यू चिंतित हो गया। बिंगक्सू, तुम्हें क्या हो गया है? इस राघव मल्होत्रा में इतनी अच्छी बात क्या है? वह एक साधारण परिवार का गरीब लड़का है। हो सकता है कि वह सिर्फ आपके पैसे के लिए आपके पास आया हो। चुप हो जाओ, इशिता मल्होत्रा ने गुस्से में डांटा। यूजेन्यू, लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी है न? अगर तुम और कुछ कहोगे तो बस असाधारण वकील के पत्र का इंतजार करो। उसके शब्दों ने सभी को चुप करा दिया। इशिता मल्होत्रा ने सबको चौंका दिया और फिर राघव मल्होत्रा की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसके मुंह के कोने धीरे से ऊपर उठे, उसकी आंखें एक सौम्य मुस्कान से भरी थीं
और वह उस दबंग महिला अध्यक्ष से बिल्कुल अलग थी जो अभी अभी गुस्सा हुई थी। राघव मल्होत्रा मन ही मन खुश हुए और उन्हें लगा कि जब उनके बच्चे की मां को गुस्सा आता है तो उसका अंदाज ही अलग होता है। सुंदर और चुलबुली टिल्ड इशिता मल्होत्रा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आवाज बदल गई और वह थोड़ी नरमी से बोली, राघव मल्होत्रा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसने मेरी जान बचाई। मैं उसके लिए अनन्या और आरव को जन्म देने को तैयार हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। इस वाक्य से राघव मल्होत्रा सहित वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या उसने उसकी जान बचाई? क्या 4 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था? मिस यान, जब आपके पास पहले से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप पसंद करती हैं, तो आपने इतने सालों तक उससे शादी क्यों नहीं की? क्यूई ने पूछा। इशिता मल्होत्रा ने उसे ठंडे अंदाज में देखा और कहा, जब मैंने अनन्या आरव को जन्म दिया था तब राघव मल्होत्रा अभी भी कॉलेज में था। मैं उसकी पढ़ाई को प्रभावित नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहती कि वह अपने बच्चों की वजह से अपना अच्छा कॉलेज टाइम मिस करे। मेरा बच्चा और मैं उसका परिवार हैं और हम उसके जीवन में कभी भी कोई अप्रत्याशित काम नहीं करेंगे। अब जब वह ग्रेजुएट हो गया है तो हम शादीशुदा हैं। अब से राघव मल्होत्रा मेरी इशिता मल्होत्रा के पति और अनन्या आरव के पिता होंगे, इसलिए भविष्य में थोड़ा सम्मान दिखाना। अध्याय 71 मेरे बिना राघव मल्होत्रा की हिम्मत नहीं। अनन्या और आरव ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। मां की बाबा के सामने स्वीकारोक्ति सुनकर छोटी बच्ची लाल चेहरे के साथ मुस्कुराई। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर झुकाया और इशिता मल्होत्रा के गंभीर चेहरे को देखा। वह शर्मीली है, हालांकि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके कान पूरे लाल हैं। और राघव मल्होत्रा का दिल भी इस समय बहुत उत्साहित था। ये तो ऐसा ही था। पता चला कि बच्चे की मां तो बस उसके कॉलेज से स्नातक होने का इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है कि वह उसे पसंद नहीं करती थी इसलिए वह उसके पास नहीं जाती थी, बल्कि उसे लगता था कि वह उसे बहुत पसंद करती है, इसलिए उसने लगभग 4 साल तक इंतजार किया। राघव मल्होत्रा ने अपने दिल की शंकाओं का समाधान कर लिया और अच्छे मूड में आ गए। लेकिन यू जेन्यू और क्यूई के चेहरे बदसूरत थे। इशिता मल्होत्रा ने कुछ कहा और वे उसे दोबारा नहीं कह सके। वे अपने दिल में राघव मल्होत्रा से बहुत नफरत करते थे, विशेष रूप से यू जेन्यू। उन्हें और इशिता मल्होत्रा को बचपन के प्रेमी के रूप में माना जा सकता है, वह देवी जिसका वह इतने सालों से पीछा कर रहे हैं, और उन्हें वास्तव में राघव मल्होत्रा जैसा बेकार कढ़ाई वाला तकिया पसंद है। आज तो उसे राघव मल्होत्रा को सबके सामने शर्मिंदा करना ही होगा। वह उसे पूरे अमीर वर्ग में मजाक का पात्र बनाना चाहता है। हे, एक गरीब लड़का जो थोड़ा सफेद चेहरे के साथ उनके घेरे में आना चाहता है, वह बहुत सुंदर है। दिन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। राघव मल्होत्रा को छोड़कर टेबल पर बैठे सभी पुरुषों ने एक जैसा खाना खाया। आज वे मूल रूप से इशिता मल्होत्रा के लिए आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे आते ही अपने बच्चे के पिता को साथ लेकर आएंगे और सार्वजनिक रूप से कबूल करेंगे। राघव मल्होत्रा अच्छे मूड में थे। परिवार ने माता पिता के बच्चे वाले कपड़े पहने थे और उन्होंने इशिता मल्होत्रा को सब्जियां परोसने की पहल की। इशिता मल्होत्रा ने कटोरे में क्रिस्टल झींगा को देखा और एक पल के लिए दंग रह गई। उसने राघव मल्होत्रा की तरफ देखा और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा जिसे वह छिपा नहीं पाई। आंखें मिलती हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में अंतर महसूस करते हैं। जब कुछ शब्द खुले तो ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच खिड़की के कागज में छेद हो गया हो। अब जब वे एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो रहे हैं तो माहौल अचानक बेहतर हो गया है। रात्रि भोजन के बाद दिन का मुख्य आकर्षण है अमीर लोगों के समूह में होने वाली सभाएं, जो आमतौर पर मनोरंजक परियोजनाएं होती हैं, अधिक आकर्षक होती हैं, क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा और रुचि दोनों है। ऐसा लगता है कि हर कोई खेल खेल रहा है, लेकिन वास्तव में वे ऊंच नीच, जीत या हार के लिए लड़ रहे हैं। एक मजबूत क्षमता वाला व्यक्ति ध्यान का आनंद ले रहा है। क्यूई खड़े हुए और कहा, बड़े आदमी ने पहले ही खा लिया है, आप बाहर जाकर पचाने के लिए क्यों नहीं जाते? एक रोमांचक दौड़ के बारे में क्या ख्याल है? क्यूई जोंगहाई के प्रसिद्ध दूसरी पीढ़ी के पूर्वज हैं और उन्हें सप्ताह के दिनों में घोड़ों पर रेसिंग और दांव लगाने जैसी चालें दिखाना पसंद है, और उनकी स्थितियां भी अच्छी हैं। वह भाग्यशाली थे कि लोन्गो द्वारा आयोजित फॉर्मूला 1 कार में प्रवेश किया और तीसरे स्थान के साथ वापस आए, इसलिए हर बार जब वह इस तरह के अवसर पर आए तो उन्होंने हमेशा होम कोर्ट खोजने के लिए कार में जाने का प्रस्ताव रखा। आज उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में राघव मल्होत्रा हैं और पूरा व्यक्तित्व और भी अधिक उत्साहित है। जब वह मैदान में पहुंचे तो उन्होंने सीधे राघव मल्होत्रा का नाम लिया। मिस्टर मल्होत्रा, आज पहली बार यहां आए हैं, कैसा लगा? क्या आप थोड़ी देर के लिए खेलना बंद करना चाहते हैं? इससे पहले कि राघव मल्होत्रा जवाब दे पाते, अनन्या अचानक गुलाबी कार्टून वाला हेलमेट लेकर दौड़ी आई, राघव मल्होत्रा का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से बोली,
बाबा टिल्डा ये हेलमेट बहुत अच्छा है टिल्डा, आप अनन्या को इसे पहनने में मदद करें टिल्डा। अनन्या गाड़ी चलाने जा रही है टिल्डा। गो कार ट्रैक में स्वाभाविक रूप से बच्चों का खेल क्षेत्र भी है जो समूह का पसंदीदा है। राघव मल्होत्रा की आंखें अपनी बेटी की प्यारी सी शक्ल देखकर भर आईं। उन्होंने दोनों हाथों से हेलमेट लिया और सावधानी से अपनी बेटी को उसे पहनाने में मदद की। उसी समय उसके मन में एक आवाज़ आई, डिंग टिल्डा। होस्ट को कार्ट के बगल में पंच करने के लिए बधाई। होस्ट को रेसिंग कार गॉड स्किल्स के लिए विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसे 5 सेकंड में एक कुंजी के साथ सक्रिय किया जा सकता है। राघव मल्होत्रा के मुंह के कोने अनायास ही ऊपर उठ गए। अनन्या सचमुच एक नन्ही परी है टिल्डा। हा, आप क्या चाहते हैं टिल्डा? प्रणाली भी शक्तिशाली है, कौशल सक्रिय करें। पलक झपकते ही राघव मल्होत्रा ने फिर से मैदान पर गो कार्ट को देखा और वह पहले से ही अपने दिल में यह बात जानता था। वह एक नज़र में कार की संरचना, इंजन, जमीन और पहियों के मापदंडों की एक श्रृंखला को समझ सकता था। अपने सामने के मैदान को देखते हुए राघव मल्होत्रा पहले से ही प्रयास करने के लिए उत्सुक थे। ये देखकर कि राघव मल्होत्रा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्यूई को लगा कि वह निश्चित रूप से इस तरह के उच्चस्तरीय रेसिंग गेम को नहीं खेल पाएगा, और उसका चेहरा और अधिक आत्मसंतुष्ट हो गया। मिस्टर मल्होत्रा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या ऐसा हो सकता है? आप तो कार भी नहीं चला सकते, है न? तस्क तस्क। हाँ टिल्डा, श्री मल्होत्रा ने अभी तक स्नातक की डिग्री नहीं ली है। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक कार को हाथ भी नहीं लगाया है। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? जैसे ही क्यूए ने बोलना समाप्त किया, उसके बगल में बैठे दूसरी पीढ़ी के पूर्वज जोर से हंसने लगे और राघव मल्होत्रा की ओर ऐसे देखने लगे जैसे कोई अच्छा शो देख रहे हों। इशिता मल्होत्रा के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था और वह राघव मल्होत्रा का बचाव करने वाली थी, लेकिन राघव मल्होत्रा ने धीरे से उसका हाथ उठाकर उसे रोक दिया और अपना सिर झुकाकर आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, बच्चे की माँ, गुस्सा मत हो, उसे दे दो, मैं आता हूँ। आखिरकार जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा बदल गया। बच्चे की माँ के साथ व्यवहार करना पानी की तरह कोमल है, और क्यूई टिल्डा के साथ व्यवहार करना स्टील का सख्त आदमी है। ये रेसिंग से बेहतर है ना? राघव मल्होत्रा ने पूछा। क्यूई ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, ठीक है। राघव मल्होत्रा, क्या तुम लड़ने जा रहे हो? चलो। लेकिन क्या? राघव मल्होत्रा, अगर आप हिम्मत नहीं कर सकते, हिम्मत मत करो, वहाँ की गड़बड़ियों को ठीक मत करो, क्यूई ने कहा। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए, चिंता मत करो, अगर आप मेरी इतनी तुलना करना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको मौका दूंगा, लेकिन चूंकि हम एक प्रतियोगिता में हैं, इसलिए हमें बहुत पैसा कमाना होगा, अन्यथा जीतना उबाऊ होगा, है ना? क्यूई ने राघव मल्होत्रा को संदेह से देखा और कहा, क्या तो ठीक है, लेकिन चालें खेलने की कोशिश मत करो, यहाँ बहुत सारी आंखें तुम्हें घूर रही हैं। हाँ टिल्डा, ये सिर्फ एक रेस है, जीतने के लिए तुम्हें अभी भी चालें चलनी होंगी। तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। राघव मल्होत्रा आत्मविश्वास से भरे दिखे और उन्होंने तुरंत क्यूई की आभा को दबा दिया। बकवास मत करो, मिलते हैं मैदान पर, जल्दी करो और जो कहना है कहो। सीधी सी बात है, अगर मैं जीत गया तो तुम बाद में मेरे परिवार के लिए रेसिंग दल बनोगी। राघव मल्होत्रा मुस्कुराया। आसपास के लोग जोर से हंसने लगे और क्यूई का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। मूल रूप से रेसिंग गर्ल में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन एक आदमी को एक बच्चे के लिए रेसिंग गर्ल बनने देना आमतौर पर बहुत हानिकारक नहीं है और बेहद अपमानजनक है। क्यूई ने दांत पीसते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम मेरे लिए मैदान के 3 चक्कर लगाओगे और चिल्लाओगे कि तुम मूर्ख हो। क्यूई, लोगों को इतना धोखा मत दो, इशिता मल्होत्रा ने गुस्से से कहा। राघव मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर इशिता मल्होत्रा की पीठ थपथपाई जैसे उसे दिलासा दे रहे हों, माँ, नाराज मत होइए, हमें इस असंभव चीज पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। हाँ टिल्डा, मेरा प्रदर्शन बाद में देखना। टिल्डा वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और फिर अपने कपड़े बदलने तथा हेलमेट पहनने के लिए बैककोर्ट में चला गया। यह मुस्कान इशिता मल्होत्रा को मोहित करने वाली कही जा सकती है, और उनका हमेशा ठंडा और घमंडी चेहरा एक छोटी बेटी के घर की तरह शर्मीली मुस्कान प्रकट करने में मदद नहीं कर सकता है। अनन्या ने भी ताली बजाई और उत्साह से चिल्लाया, आओ बाबा, खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है और आसपास के लड़के और दोस्त पहले से ही गुस्से से भरे हुए हैं। राघव मल्होत्रा को इशिता मल्होत्रा इतना पसंद कैसे कर सकती हैं? क्यूई को जीतना ही होगा। राघव मल्होत्रा को लाइमलाइट चुराने न दें। आओ युवा मास्टर यूजेन्यू ने भीड़ में चिल्लाकर कहा। वहां पर राघव मल्होत्रा और क्यूई ने पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे और पेशेवर हेलमेट पहन लिए थे। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर, कलाइयों और टखनों को एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाया और एक साधारण वार्म अप व्यायाम किया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हालांकि उन्होंने एक हेलमेट और एक पेशेवर कार्ट वर्दी पहन रखी थी,
क्यूई और राघव मल्होत्रा एक साथ खड़े थे, जाहिर है सू चेन और भी अधिक सुंदर और लंबा आकर्षक है। वाह टिल्ड बाबा कितने हैंडसम है टिल्ड चलो बाबा टिल्ड मैं प्रथम स्थान लेना चाहती हूँ टिल्ड अनन्या का चेहरा उत्साह से लाल हो गया और उसने मैदान पर राघव मल्होत्रा का उत्साह बढ़ाने के लिए दोनों हाथों से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। राघव मल्होत्रा की खूबसूरती से प्रभावित होकर आसपास के दोस्तों ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब तक उन्होंने आवाज नहीं सुनी। वे शर्मिंदगी से पीछे मुड़े और यू जेन्यू के साथ चिल्लाए, आओ युवा मास्टर क्यू, तुम पेशेवर हो, पहला स्थान लो, हम वापस बैठकर शो देखेंगे। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।